सब्ज़ाज़ार से ढकी हुई बड़ी-सी हवेली में चहल-पहल अपने अरूज पर थी। 2 दिन बाद उन सबकी लंदन की फ़्लाइट थी। वो शहरयार को सरप्राइज़ देने के लिए 1 हफ़्ते पहले ही लंदन पहुँच रहे थे। हालाँकि ज़ाहिदा बेगम काफ़ी दिनों से जाने के लिए शॉपिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी मुतमईन नहीं थी। आए दिन वो रुखसार बाज़ार के चक्कर लगा रही थी, जो फरज़ाना को एक आँख नहीं भा रहे थे। आज भी वो दोनों बाज़ार से वापसी पर शाह बीबी के कमरे में सामान बिखराए उनकी राय ले रही थी। शाह बीबी, ये देखें, मैंने आपकी तरफ से सवेरा के लिए ये कामदार सूट और ज़रकोन के टॉप्स लिए हैं। ज़ाहिदा ने उन्हें जोड़ा दिखाया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, अल्लाह पहनना नसीब करे। शाह बीबी की आंखों में सताइश उतर आई। रुखसार, अब क्या उधर उधर बैठी पराई चीज़ों को देखकर खुश होती रहोगी? समेटो ये सारा कूड़ा और मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। फरजाना ने अंदर दाखिल होते ही रुखसार को लताड़ा। फरजाना, तुम फिर शुरू हो गई? शाह बीबी ने रुखसार का फीका पड़ता चेहरा देखकर उन्हें टोका। शाह बीबी, आप भी तो देखें, उस मनहूस के लिए ये दोनों मेरे भाई का पैसा दोनों हाथों से बर्बाद कर रही हैं। मैं कह देती हूँ कि उस करम जली ने मेरे शहरयार को परेशान कर रखा होगा। वो जायदा को घूरते हुए बोली। फरजाना, अब परेशान रखा है या आबाद, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे लक्षण यही रहे तो मैं तुम्हें उधर नहीं जाने दूंगी, शाह बीबी ने बेजारी से कहा। शाह बीबी, अब आप मुझे नहीं रोकेंगी, बस 2 दिन की बात है। फिर देखना मैं साबित करके रहूंगी कि शाहू उस मनहूस के साथ खुश नहीं है। फरजाना ने चैलेंज किया। बंदो, शाहू के पास पूरा 1 साल है। वैसे भी मियाँ बीवी में जहनी हमाहंगी होने में वक्त लगता है। तुम फिक्र ना करो, खुशी खुशी जाओ और घूम फिर कर वापस आओ। खबरदार जो मेरे बच्चों के मामले में कुछ बोली, अगली फ्लाइट से वापस बुलवा लूंगी, शाह बीबी ने उन्हें तंबीह की। सुबह फजर का वक्त था। सवेरा नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। आज से यूनिवर्सिटी खुल रही थी। वो एंड्रयू के खौफ से यूनिवर्सिटी जाने से डर रही थी। उसे शहरयार से बात करनी थी, लेकिन शहरयार के रवैये से भी डर लग रहा था। वो जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार करके अपने लंबे गीले बालों को सुलझाकर खुश्क होने के लिए पुश्त पर खुला छोड़कर किचन में आई। शहरयार किसी भी लम्हे जॉगिंग से वापस आने वाला था। उसे जूस निकाल कर मेज पर रखा और वापस किचन की तरफ मुड़ी ही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक ट्राउजर शर्ट में माथे पर बिखरे बाल लिए शहरयार अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आपका जूस। वो गिलास उठाकर उसके पास आई। शहरयार ने सर हिलाते हुए जूस का गिलास उसके हाथ से लिया और उसकी तैयारी को भौर देखा। ये इतनी सुबह किधर जाने की तैयारी है? उसने अबरू उचकाकर पूछा। वो मुझे आपसे बात करनी थी, वो हिचकिचाते हुए बोली। अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, शाम में ऑफिस से आकर तुम्हारी बात सुनूंगा। वो उसके गाल थपथपाते हुए अंदर चला गया। सवेरा ने उसे अंदर जाते देखकर एक गहरा सांस लिया। जो भी हो, वो शहरयार को सब कुछ बताए बगैर यूनिवर्सिटी जाने का रिस्क लेना नहीं चाहती थी। और मेडिकल की पढ़ाई थी, छुट्टी भी नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से अंडा फ्राई करके ब्लैक कॉफी मग में उंडेल कर शहरयार का नाश्ता ट्रे में सजाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला हुआ था। वो हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। शहरयार शॉवर लेकर बिना शर्ट पैंट पहने, गले में तौलिया डाले अभी बाहर निकला ही था कि नाश्ते की ट्रे उठाए सवेरा अंदर दाखिल हुई। वो उसे बिना शर्ट के देखकर गड़बड़ा गई और रुख फेर कर खड़ी हो गई। क्या है, क्यों आई हो? उसने रूखे अंदाज में पूछा। आपका नाश्ता। वो नजर झुकाए ट्रे उसकी सिमत बढ़ाते हुए बोली। मैं बाहर टेबल पर आ रहा था, खैर इधर मेज पर रख दो। वो उसके नजदीक आकर उसके सुर्ख चेहरे को बगौर देखते हुए बोला। सुनो। उसे ट्रे रखकर जाती हुई सवेरा को रोका। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मैं कोई आदमखोर हूँ जो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा? उसकी गंभीर आवाज में शोखी की रमक लहराई। वो कांपते हाथों से सर पर टिके दुपट्टे को मजीद ठीक करने लगी। शहरयार ने एक नजर उसकी घबराहट को देखा। बोलो, तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? रिलैक्स हो जाओ और बताओ क्या कहना चाह रही थी। वो पूरी तवज्जो से उसकी तरफ मुतवज्जे थी। तो ये तय है कि तुम कुछ नहीं बोलोगी? ओके, फिर यूं ही सही। वो बड़े इत्मीनान से बाजू बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया। सवेरा चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। जब कमरे में खामोशी छा गई तो उसे डरते डरते अपनी पलकें उठाई। सामने ही शहरयार अपने दोनों हाथ सीने पर लपेटे बड़े इत्तेफाक से उसे देख रहा था। मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ मिसेज, और ये बात तो लिख लो, जब तक तुम अपनी बात नहीं कहोगी मैं इधर से नहीं हिलने वाला। वो गंभीर लहजे में बोला। आज से स्टडीज स्टार्ट हो गई हैं और मुझे ज्वाइन करना है। वो नजरें झुकाए ही बोली। तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? शहरयार ने उल्टा सवाल किया। वो आप उसकी आवाज लड़खड़ाई। आप क्या? वो उसके दुपट्टे से झांकते बालों को अपनी मुट्ठी में लेकर उनकी नरमी महसूस करते हुए भारी गंभीर लहजे में बोला। आप प्लीज शर्ट तो पहन लें, वो आंखें मेचते हुए तेजी से कह गई। शहरयार ने गौर से उसके चेहरे पर फैले शर्म व हया के रंग देखे और मिकान के अंदाज में उसकी रोशन पेशानी पर मोहर मोहब्बत सब्त करके पलटा और बेड पर पड़ी शर्ट उठाई। अब तुम आंखें खोल सकती हो, वो शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला। अगर तुम मुझसे स्कूल जाने की बात करने आई हो तो सॉरी, जब तक तुम्हारा फोन नहीं आ जाता मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। उसके लहजे में सर्द मोहरी थी।
मेरी क्लासेस मिस हो जाएंगी और फोन तो उधर फार्म हाउस में है, वो कैसे आएगा? सवेरा रोहानसी हुई। देखो मिसेज, मैं हर वक्त फारिग नहीं होता। कल भी तुम्हारी वजह से सारे काम छोड़कर घर भागा चला आया था, और अब तुम बाहर जाओ और मेरे राब्ते में ना रहो, ये मुमकिन नहीं है। शराफत से घर में बैठो। वो टाई की नॉट बांध कर कोट उठाते हुए बोला। जी ठीक है। सवेरा का दिल भर आया था, उसने चेहरा झुका लिया। शाम में तैयार रहना, फोन लेने चलेंगे, ओके? वो उसके गाल थपथपाते हुए ब्रीफ केस उठाकर बाहर निकल गया। रीडिंग वीक खत्म हो चुका था, यूनिवर्सिटी खुल चुकी थी। वो सुबह सवेरे ही कैंपस आ चुका था और अब फर्स्ट प्रॉफ की क्लास को नजर में रखे सतून से टेक लगाए सवेरा का इंतजार कर रहा था। आते जाते स्टूडेंट्स उसकी पर्सनैलिटी को सराहते हुए गुजर रहे थे, पर वो सबसे बेनियाज था। सवेरा ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। पहले खुद राहो रस्म बढ़ाई, फिर अपने शोहर की बेइतनाई का रोना रोया, और पार्टी में भी खुद इनवाइट करके उसकी बेइज्जती करवाई। पार्टी का सोचकर उसकी आंखें लहू रंग हो गई। टाइम हो चुका था। सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच चुके थे, पर वो सवेरा नहीं आई थी। मिस सवेरा, मैं तो तुम्हें सीधा साधा मासूम जानकर तुम्हारी तरफ बढ़ा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी उस मासूमियत का पर्दाफाश कर दूंगा। ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड तुम्हें ढूंढता रह जाएगा। वो सिगार मसलते हुए आगे बढ़ा। स्टाफ रूम में पहुंचकर उसने अपना सेल निकाला और सवेरा को मैसेंजर पर कॉल करने लगा। वो कॉल पर कॉल कर रहा था, मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। फोन उठाओ और मुझसे बात करो, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। उसने मैसेज किया। अब उसे सवेरा की यूनिवर्सिटी आने का इंतजार था। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, आखिर कब तक घर बैठ सकती थी? सलीम साहब, जाहिदा ताई और फरजाना पुप्पो तीनों इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बोर्डिंग हो चुकी थी, अब इस फ्लाइट के उड़ने का इंतजार था। आज पहली बार मैं अपने बच्चे का घर देखूंगी, और सलीम, मैं कह देती हूँ कि मेरे किसी मामले में तुम दोनों मियाँ बीवी हरगिज टांग नहीं अड़ाओगे। इसी शर्त पर मैंने इकराम की दूसरी शादी कैंसिल की है। आपा, आप इस कदर टेंशन क्यों ले रही हैं? होशी होशी चलें। खामखा परेशान होने का क्या फायदा है? मैं शेरू को अच्छी तरह से जानता हूँ, बेटा है मेरा, लाख उसे इख्तलाफ हो, लेकिन वो अपनी चीज अपना हक कभी नहीं छोड़ता, और सवेरा तो बचपन से उसके नाम पर है। वो चाहे भी तो उसे नहीं छोड़ सकता। सलीम साहब ने सीट बेल्ट बांधते हुए रिसान से समझाया। सलीम मियाँ जो भी है, उसने खुशी खुशी तो उसे नहीं अपनाया है। आखिर समझौतों पर तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। फरजाना ने अपना नजरिया बयान किया। आपा, अगर मैं अभी सवेरा को उसके हवाले नहीं करता तो यकीन जाने बाद में उसे सारी जिंदगी पछतावा होता। वो उसे किसी दूसरे के निकाह में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और ये बात उसे खुद भी नहीं पता थी, और वो खुद सवेरा की जिम्मेदारी अपने सर लेकर गया है। उसे एक मौका तो दे, हमें चंद दिन इन बच्चों के साथ हंसी खुशी गुजारने हैं, और अगर आपको वो खुश नहीं लगा तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। सलीम साहब ने बात खत्म की। मुझसे तो वक्त ही नहीं गुजर रहा, कब ये जहाज इधर पहुंचेगा? जाहिदा बेगम ने बात बदली। 6 घंटे का सफर है। हम इंशाल्लाह रात 9 बजे हैथरो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। फिर इमिग्रेशन कस्टम के बाद तकरीबन रात 11 बजे 12 तक शेरू के घर पर होंगे। उन्होंने अपनी बेगम को तसल्ली दी। एलो सलीम मियाँ, तुमने शेरू को तो हमारे आने का बताया ही नहीं। अब रात में हम उसका घर कैसे ढूंढते फिरेंगे? फरजाना नाक पर उंगली रखते हुए बोली। आपा, मैं लंदन आता जाता रहा हूँ, बेफिक्र रहे, टैक्सी कर लेंगे और आराम से पहुंच जाएंगे। 3 दिन से वो कमरे में बंद थी। मिस्टर और मिसेस सोहराब उसे समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन वो दरवाजा खोलकर बाहर आने को तैयार नहीं थी। आज मिसेस सोहराब जबरदस्ती दरवाजा खुलवाकर उसके पास आई थी। उर्वा डार्लिंग, कमरे से बाहर निकलो बेटा। वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। मम्मा, सब खत्म हो गया, वो तल्खी से बोली। ऐसा नहीं कहते, मेरी इतनी प्यारी खूबसूरत सी बेटी को देखना, कोई प्रिंस ही मिलेगा। उन्होंने उसे बहलाना चाहा। शहरी का सवेरा को लेकर वो जुनूनी अंदाज बार बार उसकी निगाहों के पर्दे पर किसी फिल्म की तरह चल रहा था। मम्मा, मुझे भी ऐसा ही आशिक चाहिए, जो मेरे लिए जमाने से लड़ जाए, जैसे वो शहरी उस लड़की के लिए पागल हो रहा था। वो खोए खोए लहजे में बोली। मिलेगा, और जरूर मिलेगा। अब तुम ये स्टूपिड रिंग तो उतारो, मैं वापस भिजवाती हूँ। उन्होंने उसकी नाजुक सी उंगली से रिंग उतारनी चाही। नहीं मम्मा, प्लीज, ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है, और जो भी है एंगेजमेंट तो हो चुकी है। अब तो बस ये देखना है कि वो मुझे भी इस शिद्दत शिद्दत से चाहेगा या नहीं। वो जिद्दी बच्चे की तरह अकड़ गई। उर्वा, वो किसी और का है बच्चे, अब तुम उसको भूल जाओ। क्या भूलना आसान होता है? मेरी सारी फ्रेंड्स, सारा सर्कल मुझे फ्यूचर मिसेस शहरयार के नाम से जानता है। आपने कभी सोचा है मैं उन सबको कैसे फेस करूंगी? बताएं, वो हिजानी अंदाज में चीखी। मिसेस सोहराब उसे तासुफ से देखती हुई बाहर निकल गई। वो अब खड़ी होकर वार्डरोब से अपने लिए ड्रेस देख रही थी। मिस्टर शहरयार, तैयार रहो, आज का लंच तो तुम अपनी फियांसे के साथ ही करोगे।
फ्रेश होकर सादा सी जीन्स और टी शर्ट पहनकर उसने अपने घुघरियाले बालों की पोनी बनाई और गाड़ी की चाबी और सेल फोन उठाकर बाहर निकली। गाड़ी में बैठकर उसने अपना फोन ऑन किया तो डॉक्टर एंड्रयू को मैसेज आया हुआ था। उसने बेजारी से फोन ऑफ किया और गाड़ी का रुख शहरयार के ऑफिस की तरफ मोड़ दिया। ब्रैडली क्लास लेकर बाहर निकला। वो सुबह से सवेरा को कॉल मिला रहा था पर वो फोन नहीं उठा रही थी। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखते हुए ऐना को कॉल मिलाई। हेलो ऐना, कैसी हो? तुम इस वक्त कैसे कॉल की? ऐना फाइल बंद करते हुए आराम से बैठ गई। सवेरा किधर है? आज यूनिवर्सिटी भी नहीं आई और फोन भी नहीं उठा रही है। उसने ऐना की हैरियत पूछने के बाद सवाल किया। बॉस अभी ऑफिस में ही है, मैं उनसे पूछकर कॉल करती हूँ, वो संजीदगी से बोली। सुनो, अपने उस खड़ूस बॉस को उस डॉक्टर एंड्रयू का जरूर बता देना। वो आज भी सुबह एंट्रेंस पर नजर गाड़े खड़ा था। मैं तो उसकी बैंड बजाने को पर सवेरा ही नहीं आई। बस रहने दो। जिस वक़्त बैंड बजानी चाहिए थी, उस वक़्त तो मुँह फुलाकर पार्टी छोड़ गए थे। वैसे बॉस ने उसकी खूब पिटाई की थी, पूरा भीगा मुर्गा लग रहा था। ऐना मज़े से बोली, "अच्छा, अच्छा, अब ताना मत दो और जाकर सवेरा का पता करो।" ब्रैडली ने फ़ोन रखा। ऐना ने फ़ोन बंद करके शहरयार के ऑफ़िस के बंद दरवाज़े को देखा और फिर उससे बात करने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। ऐना ने ब्रेडली का फ़ोन बंद करके टाइम देखा। शाम के 4 बज रहे थे। ऑफ़िस टाइम ख़त्म होने ही वाला था। वो अपनी टेबल समेट कर फ़ाइल बंद करके शहरयार के कमरे की जानिब बढ़ी। "सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?" उसने दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त ली। "यस ऐना।" शहरयार ने फ़ाइल से सर उठाकर उसे इजाज़त दी। "सर, वो सवेरा मैम का फ़ोन बंद जा रहा है। उन्होंने आज क्लासेस भी अटेंड नहीं की। सब ठीक तो है?" ऐना ने बड़े तरीके से बात शुरू की। "वो अपना फ़ोन उधर फ़ार्म हाउस में भूल आई हैं, इसलिए आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। बाकी वो अपने घर में हैं और ठीक है," शहरयार ने जवाब दिया। "ओह! अगर आप कहें तो मैं फ़ार्म हाउस जाकर मिस सवेरा का फ़ोन ले आऊँ?" ऐना ने पूछा। "इट्स ओके ऐना, मैं उसे आज बाहर ले जा रहा हूँ, नया फ़ोन दिलवा दूँगा, यू डोंट वरी।" शहरयार ने उसे चलता करना चाहा। "वाओ सर, हाउ रोमांटिक! आप अपनी मिसेज़ को डेट पर लेकर जा रहे हैं? मैं अभी आप दोनों के लिए रेस्टोरेंट बुक करवाती हूँ।" ऐना ने पुरजोश लहजे में कहा। "इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, अब आप जा सकती हैं।" वो अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जि हुआ। एक्चुअली बॉस, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात भी करनी थी। ऐना ने उसे मसरूफ़ देखकर दोबारा बात शुरू की। मिस ऐना, 4 बज चुके हैं, आपका ऑफ़िस टाइम ख़त्म। अब बीबी अपने घर जाओ और मुझे भी ये काम जल्दी से ख़त्म करने दो, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। वो रुखाई से बोला, सर प्लीज़ 10 मिनट। ऐना, शहरयार ने उसे घूरा। वो उसका ख़राब मूड देखकर बाहर निकल आई और अपना पर्स उठाकर ऑफ़िस से बाहर निकली। गाड़ी में बैठकर ब्रैडली को फ़ोन मिलाया। हेलो माय लव, किधर हो? ब्रैडली की खुशगवार आवाज़ गूंजी। मैं अभी ऑफ़िस से निकली हूँ, तुम बताओ कहाँ हो? ऐना ने पूछा। मैं भी घर की तरफ ही जा रहा हूँ। ये बताओ, उस खड़ूस को एंड्रयू का बताया? बॉस बहुत जल्दी में थे, उन्होंने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। ऐना अफसुर्दा हुई। एक तो ये तुम्हारा बॉस, मेरा बस चले तो 2 लगा दूँ, लेकिन वो अकड़ू हे, मेरे बॉस को कुछ मत कहना, वो बहुत सेल्फ मेड और नाइस बंदा है। हाँ, थोड़ा अकड़ू है, लेकिन बुरा नहीं है। ऐना खफगी से बोली। ओके, लेकिन सवेरा का तो पूछ लेती कि किधर है, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? सवेरा का फ़ोन फार्म हाउस में ही रह गया है और बॉस ने कहा वो अपने घर में खुश है। ऐना ने जवाब दिया। ऐना, लॉन्ग ड्राइव का मूड है? ब्रैडली ने पूछा। खिसक गए हो क्या? अब ये लॉन्ग ड्राइव बीच में कहाँ से आ गई? वो हैरान हुई। तुम बोलो, चलना है या नहीं? तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। वो मुस्काई। ठीक है, फिर हम फार्म हाउस चलते हैं, रात उधर ही रुकेंगे और सवेरा का फ़ोन लेकर सुबह सवेरे वापस आ जाएंगे। ब्रैडली ने प्लान बताया। ओ मिस्टर बॉस सवेरा को डेट पर ले जा रहे हैं और उसे फ़ोन भी नया दिलवा रहे हैं, इसलिए इतना परेशान मत हो। सीरियसली? उस अकड़ू को पता भी है कि डेट किस चिड़िया चिड़िया का नाम है? और वो बुद्धू सवेरा डेट पर? हाँ हाँ। ब्रैडली दिल खोलकर हंसा। बॉस को अंडर एस्टिमेट कर मत करना, मैं उनकी मॉडलिंग के दिनों में से उन्हें असिस्ट कर रही हूँ, लड़कियां मरती हैं उन पर। लेकिन बॉस ने कभी भी किसी को लिफ्ट नहीं कराई। ऐना ने शहरयार की साइड ली। तो फिर ये उर्वा के आसमान से उतरी है? ब्रैडली भी ना कर बोला। उर्वा तो मुझे पहले दिन से ज़हर लगती है, हर वक़्त बॉस के पीछे पड़ी रहती है। लेकिन मैंने आज तक बॉस को उससे लिफ्ट कराते नहीं देखा, ऐना ने मुँह बनाकर कहा। वाओ! लिफ्ट ना कराने पर तुम्हारे बॉस ने उस अजूबे से मंगनी कर ली, यानी अगर लिफ्ट करवा देता, तो आज 2-4 बच्चे भी साथ मंगनी अटेंड कर रहे होते, वो तंज़िया अंदाज़ में बोला। बकवास मत करो, बॉस ऐसे नहीं है, वो तो उर्वा ने बॉस से लिफ्ट ना मिलने पर खुदकुशी की कोशिश की थी। फिर बॉस उस मुसीबत के डैड के कहने पर उससे थोड़ा फ्री हुए थे, वरना तो वो सुपर मॉडल केली रॉबर्ट कब से बॉस को रुझाने की कोशिश कर रही थी और ये उर्वा तो उसके मुकाबले में कुछ नहीं थी। ऐना ने शहरयार की शख्सियत का दूसरा पहलू ब्रेडली के सामने खोलकर रख दिया। जल्दी-जल्दी करते भी शाम के 5 बज चुके थे। वो ऑफ़िस से निकलकर सीधा घर की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी अपनी मख़सूस जगह पर पार्क करके वो सीढ़ियाँ चढ़कर घर के मेन दरवाज़े पर पहुँचा और दरवाज़ा अनलॉक करके अंदर दाखिल हुआ। बड़े से लिविंग रूम से जुड़े ओपन
इटालियन तर्ज के किचन में आस्तीनें ऊपर चढ़ाए बालों को जूड़े में लपेटे सवेरा पतीली में चमचा हिला रही थी। वो दरवाजे की आवाज़ सुनकर चौंकी और शहरयार को देखकर जल्दी से स्लैब पर पड़ा दुपट्टा उठाकर सर पर ओढ़ा। तुम तैयार नहीं हुई? मैं कहकर गया था कि शाम को फ़ोन लेने चलेंगे। वो उसके सलाम का जवाब देकर गुस्से से बोला। और ये किचन में कौन इतना बड़ा दुपट्टा पहनकर काम करता है? आग पकड़ ले तो। उसने सवेरा को घूरा जो ब्लैक ट्राउजर पर पिंक कुर्ती, उस पर एप्रन बांधे और सर पर दुपट्टा और हाथ में चम्मच लिए अजीब लग रही थी। वो आपने कहा था कि अब ये इल्ज़ाम भी मुझ पर डाल दो तुम। वो उसकी बात काटते हुए तुंदी से बोला। आपने ही तो कहा था कि सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए वरना आप मेरी टाँगें तोड़ देंगी, वो जल्दी से बोली। सुनो लड़की, दुपट्टा औरत का हथियार होता है जो उसे मैली गंदी नज़रों से बचाता है, लेकिन घर में मेरी मौजूदगी में मेरे सामने तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब मैं साथ हूँ तो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा मुहाफ़िज़ मैं हूँ। वो उसका दुपट्टा हाथों में लेकर उतारते हुए बोला। सवेरा ने नम आँखों से उसे देखा जो उसका दुपट्टा दोबारा स्लैब पर रख रहा था। उसका धूप-छाँव सा रवैया सवेरा की समझ से बालातर था। टाइम कम है, शॉप्स बंद हो जाएँगी, तुम जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं इधर ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए बोला। शॉप? हम शॉप पर क्यों जाएँगे? मेरा फ़ोन तो उधर फार्म हाउस में है। सवेरा ने उसे देखा। फार्म हाउस बहुत दूर है। वैसे भी मार्केट में नया फ़ोन आया है, वो मिसेज़ शहरयार के हाथों में ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो हल्के-फुल्के अंदाज़ में बोला। आप फ्रेश हो जाएँ, मैं तब तक चाय लाती हूँ आपके लिए। वो फ्रिज की तरफ मुड़ी। मोहतरमा ये सब छोड़ो, देर हो रही है, जाओ तैयार होकर आओ। वो उसे बाजू से पकड़कर किचन से निकालते हुए बोला। मैं तो रेडी ही हूँ, वो एप्रन उतारते हुए बोली। शहरयार ने नाकिदाना अंदाज में उसका गौर जायज़ा लिया और फिर कदम उठाते हुए उसके नज़दीक आकर खड़ा हो गया। मिसेज़ शहरयार, आज तुम पहली बार मेरे साथ डेट पर जा रही हो। कोई खूबसूरत सा लिबास पहनो, खुद को सजाओ संवारो, मेरे दिल को बहलाने का एहतमाम करो, ताकि हमारा ये वक़्त यादगार बन जाए। वो उसके कानों में सरगोशी कर रहा था और वो हया से सिमटती जा रही थी। शहरयार की जुनून खेज़ियाँ उसके हाथ-पैर फुला देती थीं। मिसेज़ शहरयार, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं और मुझे लेट होना पसंद नहीं है। वो उसका गाल थपथपाते हुए दूर हुआ। वो हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात सर झुकाए अपने कमरे में आई। मैरून और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन का पार्टी वियर शलवार कमीज निकालकर जल्दी से तैयार होकर अपने लंबे बालों को जोड़े की शक्ल में लपेटकर हमरंग स्कार्फ पहना। आंखों में काजल डाला कि मेकअप के नाम पर बस यही उसके पास था। वो जल्दी से कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर निकली। जी, मैं तैयार हूँ। उसने सोफ़े पर आँखें मूंदे बैठे शहरयार को मुखातिब किया। शहरयार ने तनकीदी निगाहों से उसका जायज़ा लिया। साफ-सुथरा, मेकअप से पाक धुला-धुलाया चेहरा जिस पर उसकी नज़रों की तपिश से फूटती हया की लाली उसे अजीब-सा हुस्न अता कर रही थी। उसने दिल ही दिल में खुद से एतराफ़ किया कि सवेरा जैसी खूबसूरती और मासूमियत का इम्तिज़ाज रखने वाली लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। तुम्हारे पास कोई लिपस्टिक वगैरह नहीं है? इतनी सिंपल जा रही हो अपने हस्बैंड के साथ पहली डेट पर? शहरयार ने सवाल किया। नहीं, वो मेकअप तो मेरे पास नहीं है, वो शर्मिंदगी से बोली। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हारे पास मेकअप तक नहीं है? वो ठीक-ठाक हैरान हुआ। वो बस हवेली में अलाउ नहीं था और कभी किसी ने लाकर भी नहीं दिया तो सवेरा ने धीमी आवाज़ में कहा। तुम खुद भी तो खरीद सकती थी या रुखसार आपे से कह देती, वो ला देती। क्या ईद, बकरीद पर भी तुम तैयारी नहीं करती थी? मैंने तो आज तक शॉपिंग नहीं की, मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और ईद यतीम बेसहारा की तो ईद नहीं होती, फिर मैं कैसे? वो बोलते-बोलते चुप हो गई। शहरयार को आज पहली बार उसकी तन्हाई, उसके दुःख का एहसास हुआ। उसे खुद पर गुस्सा आया कि उसे भी कभी पलट कर उसकी खबर नहीं ली, जबकि उसका नान-नफ़का सब उसकी ज़िम्मेदारी थी। वो संजीदगी से उठकर सवेरा के सामने खड़ा हुआ। सुनो, जो हो गया उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। तुम बेसहारा हरगिज़ नहीं हो। मैं तुम्हारी पनाहगाह हूँ और अब से तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी, तुम्हारी इस खूबसूरत चेहरे की हँसी, तुम्हारे इस नाज़ुक वजूद पर मोहब्बतों की आबियारी सब मेरी ज़िम्मेदारी है। वो उसके शानों पर हाथ रखकर उसकी स्याह चमकती हुई आँखों में झाँकते हुए गंभीर लहजे में बोला। वैसे तुम बहुत बड़ी जादूगरनी हो, ऐसा ज़हर डालती हो कि बंदे को वक़्त का एहसास ही नहीं होता। वो दूर हुआ। जी, सवेरा ने हमनों की तरह उसे देखा। शहरयार की आधी से ज़्यादा बातें उसके सर के ऊपर से गुज़र गई थीं। चलिए मोहतरमा, देर हो रही है। वो उसे साथ आने का इशारा करते हुए गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। वो सवेरा को लेकर मॉल में आया था और अब उसे अपनी पसंद से सेल फ़ोन दिलवाने के बाद एक मशहूर मेकअप ब्रांड की शॉप पर ले आया था। चलो अब जल्दी से अपने लिए मेकअप, परफ्यूम वगैरह जो जो दिल चाहे वो खरीद लो। उसने सवेरा को खुली ऑफ़र की। मैं खुद खरीदूँ? सवेरा ने परेशानी से पूछा। ज़ाहिर है तुम्हें इस्तेमाल करना है इसलिए तुम ही खरीदोगी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? शहरयार ने उसे घूरा। सवेरा उसकी बात सुनकर शॉप में आगे बढ़ी, फिर दो लिपस्टिक उठा ली। चलें? वो शहरयार के पास आई। शहरयार ने उसके हाथों में मौजूद इन 2 लिपस्टिक्स को देखा। और कुछ नहीं लोगी? उसने पूछा। काजल अभी मेरे पास है, तो बस ये काफ़ी है, वो सादगी से बोली। ओह गॉड! शहरयार ने सर पीटा। क्या हुआ? सवेरा ने घबराकर उसे देखा। एक्सक्यूज़ मी मिस, शहरयार ने दूर खड़ी सेल्स गर्ल को पुकारा जो बड़े इश्तियाक से उसे देख रही थी।
आप मिस्टर शेरी हैं ना? वो करीब आकर पुरजोश लहजे में पूछ रही थी। मिस, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपकी शॉप पर इस वक़्त कोई मेकअप आर्टिस्ट मौजूद है तो उसे बुलाएँ। वो रुखाई से बोला। श्योर सर, वो अदब से कहती हुई अंदर चली गई और कुछ ही देर में एक 32 साला दिलकश सी लड़की के साथ वापस आई। मिस्टर शहरयार, नाइस टू सी यू। मैं मेकअप आर्टिस्ट लोरी हूँ। कहिए क्या काम है आपको? वो प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अपनी मिसेज़ के लिए इनकी स्किन के हिसाब से मेकअप वग़ैरह का सामान परचेज़ करने में हेल्प चाहिए और अगर इन्हें ट्यूशन भी दे सकें कि इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसने संजीदगी से कहा, श्योर सर, हमारे 1 घंटा ट्यूटोरियल की फ़ीस 50 पाउंड है। बाकी सामान की परचेज़िंग कॉस्ट अलग से। अगर आप एग्री हैं तो स्टार्ट करें। वो अपना रजिस्टर खोलते हुए बोली, श्योर, आप बिल की फ़िक्र मत करें और ना ही टाइम की। इन्हें आराम से सिखा दें और शॉपिंग करवा दें। वो उसे इजाज़त देते हुए बोला। सवेरा, उसने साकित खड़ी सवेरा को पुकारा जो बेनियाज़ी से शोकेस को देख रही थी। आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या? वो उर्दू में बोला। आपने मुझे पुकारा था? वो हैरत से उसे देख रही थी। आई थिंक सवेरा तुम्हारा ही नाम है। शहरयार ने उसे घूरा। तुम मिस लॉरी के साथ जाओ, वो तुम्हें प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट करवा देंगी और उनका इस्तेमाल भी सिखा देंगी। मैं तुम्हें 1 घंटे में पिक करता हूँ। वो उसे हिदायत देने के बाद अपना क्रेडिट कार्ड उसे थमाता हुआ बोला, मैं इसका क्या करूं? सवेरा ने कार्ड को देखकर पूछा, इसको गले में तावीज़ बनाकर डाल लेना, शायद अल्लाह अक्ल दे दे तुम्हें। वो तब क्या? ये तो आपका क्रेडिट कार्ड है, मैं कैसे? वो हिचकिचाई। मिसेस शहरयार, हस्बैंड वाइफ में मेरा तेरा नहीं होता, अंडरस्टैंड? अब जाओ और जल्दी से फारिग हो जाना। ठीक 1 घंटे में तुम मुझे इधर खड़ी मिलो, वरना तुम्हें पता है मुझे इंतजार पसंद नहीं है। वो सख्ती से कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। उर्वा गायब दिमागी से गाड़ी ड्राइव करते हुए शहरयार के ऑफिस की तरफ जा रही थी जब सिग्नल बंद हुआ और वो देख नहीं पाई और उसकी गाड़ी सीधी जाकर सामने वाली लेन में आने वाली गाड़ी से टकराई। पर वक्त ब्रेक लगाने से एक बड़ा हादसा होने से बच गया था। लेकिन सामने वाली गाड़ी पर अच्छा खासा डेंट आ गया था और अब पुलिस का वेट हो रहा था। उसने कोफ से कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा, दोपहर के 3 बज रहे थे। वो बेजारी से पुलिस का वेट कर रही थी। तकरीबन 3 घंटे बाद वो पुलिस इंश्योरेंस इन सब से फारिग हुई तो घड़ी शाम के 6 बजा रही थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर फ़ोन उठाकर शहरयार के ऑफ़िस फ़ोन मिलाने लगी। वैसे तो ऑफ़िस टाइम शाम 4 बजे तक था, पर शहरयार अक्सर शाम देर तक रुक कर अपने काम निपटाया करता था। उसे एक मोहम सी उम्मीद थी कि शायद वो अभी भी ऑफ़िस में हो, लेकिन ऑफ़िस फ़ोन पर आंसरिंग मशीन लगी हुई थी, यानी वो जा चुका था। उसने शहरयार का नंबर मिलाना चाहा, मगर उसका दिल अभी उसे फ़ोन करने को नहीं मान रहा था। वो उसके सामने जाकर उसे मिलना चाहती थी। उसके चेहरे के तासुरात जाँचना चाहती थी। काफ़ी देर तक सड़क पर इधर-उधर गाड़ी चलाते रहने के बाद उसने शहरयार के घर जाने का फ़ैसला किया। वैसे भी रात का अंधेरा फैल चुका था। उसने घड़ी में वक़्त देखा, रात के 9 बज रहे थे और फिर गाड़ी का रुख मोड़ लिया। शहरयार की गाड़ी ड्राइववे पर नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर बैक सीट से अपना पर्स उठाना चाहा ताकि घर की चाबी निकाल कर अंदर उसका वेट कर सके। लेकिन उसका पर्स वो शायद गायब दिमागी में पुलिस स्टेशन या फिर घर भूल आई थी। उसने गुस्से से ज़ोर से गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा बंद किया और शहरयार के घर की दहलीज पर बैठ गई। जो भी हो, वो शहरयार से मिले बगैर वापस नहीं जाएगी, ये उसने तय कर लिया था। 5 घंटे गुज़र चुके थे। एमिरेट्स एयरलाइन का त्यारा बस अब 1 घंटे में हेथ्रो एयरपोर्ट पर उतरने ही वाला था। ज़ाहिदा बेगम ने तो पूरा सफ़र सोते हुए ही गुज़ारा था, लेकिन फ़रज़ाना पूरे सफ़र में एक्टिव रही थीं और सलीम साहब से बातें करते हुए वक़्त गुज़ार रही थीं। अब उनके सर में दर्द हो रहा था। सलीम साहब भी नीम गंदूदगी में चले गए थे। फ़रज़ाना ने बेल बजाकर एयर एयर होस्टेस को अपने लिए चाय पिलाने का हुक्म दिया। अ एक हेज़ल, वो फर्स्ट क्लास सीट 20 को चाय ले आओ। एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस ने अपनी साथी एयर होस्टेस से गुज़ारिश की। तो न्यू नो नेवर, इस ओल्ड लेडी को खाना मैंने सर्व किया था और अब दोबारा इनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। हेज़ल ने कानों को हाथ लगाया। ओके, फिर मैं ही जाती हूँ। अनम पाकिस्तानी एयर होस्टेस ने ठंडी आह भरी और चाय लेकर फर्स्ट क्लास केबिन की जानिब बढ़ी। मैम, आपकी चाय। उसने बड़े सलीके से चाय उस डिसेंट सी खातून के सामने रखी, जिनकी पेशानी पर उसे देखते ही बल पड़ गए थे। ये कैसी काली चाय है? और लड़की, तुम तो मुझे पाकिस्तानी लगती हो। ये कैसा वाहियात यूनिफ़ॉर्म पहना है तुमने? वो अनम के स्कर्ट को घूरते हुए बोली, मैम, आपको कैसी चाय चाहिए? बताएँ, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। अनम लाचारी से बोली, दूध में पत्ती और सब्ज़ इलायची डालकर अच्छी तरह से जोश देकर चाय लाओ और शक्कर सिर्फ़ 2 चम्मच रखना। वो ऐनक दुरुस्त करती हुई बोली, मैम। अनम करा उठी।
मैम ये प्लेन है, इधर चूल्हा नहीं होता कि हम आपके लिए दूध पत्ती बना सकें, उसे समझाना चाहा। लाख का टिकट देते हो और मुआ एक कप ढंग की चाय भी नहीं मिलती। तुफ़ है तुम लोगों पर, मैं तो उतर कर तुम सबकी शिकायत करूँगी। अब जाओ भी, मेरा मुँह क्या देख रही हो? उन्होंने उसे घूरा। एयर होस्टेस ने जल्दी से चाय उठाई और जाने के लिए मुड़ी। ओह बीबी, अब ये सड़ी हुई चाय तो छोड़ जाओ। अनम ने पलट कर चाय रखी और तेज़ी से तौबा करती हुई केबिन से बाहर निकली। क्या हुआ? हेज़ल ने अनम के तपते हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। यार जल्दी से लैंडिंग हो और इस हिटलर लेडी से जान छूटे, मैं तो तंग आ गई हूँ, सर अलग दर्द कर रहा है, अनम ने कहा। वैसे इस लेडी के घर वाले तो सारे जन्नती होंगे, हेजल शरारत से मुस्कुराई। जाहिर है बेचारे दुनिया में ही अजाब भुगत रहे हैं, अनम ने जलकर कहा। लैंडिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, सीट बेल्ट के साइन ऑन हो चुके थे, सारे मुसाफिर होशियार तैयार सीधे होकर बैठ गए। जहाज लंदन एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। कस्टम इमिग्रेशन सबसे फारिग होकर सलीम साहब इन दोनों खवातीन को साथ लिए टैक्सी कॉर्नर की तरफ आ गए थे। चलिए आप दोनों ख़वातीन टैक्सी में बैठे, मैं सामान सामान रखवाता हूँ। उन्होंने फरज़ाना आपा और ज़ाहिदा बेगम को मुतवज्जे किया। सलीम मियाँ पागल हो गए हो क्या? ज़रा इस काले ड्राइवर को तो देखो, कितना ख़बीस लग रहा है। फरज़ाना ने बैठने से साफ इनकार कर दिया। आपा ये नेगरू है, इस नस्ल के लोग ऐसे ही काले होते हैं। आप उसकी शक्ल पर मत जाएँ, गाड़ी में बैठिए प्लीज़। सलीम साहब ने अपना गुस्सा दबाते हुए उन्हें समझाया। नहीं भई, मैं तो इस कल्लू के साथ नहीं जाने वाली, तुम कोई गोरा ड्राइवर ढूँढो। वो भी साफ अकड़ गईं। सलीम साहब ने ड्राइवर से माजरत की। रात के 11 बज रहे थे। उन्होंने देखभाल कर दूसरी टैक्सी ली और शहरयार का एड्रेस बताकर ज़ाहिदा बेगम और फरजाना को अंदर बैठने का कहकर खुद आगे बैठ गए। सलीम मियाँ, अब और कितनी देर लगेगी? फरजाना ने सवाल किया। बस आपा, 20 मिनट में हम शेरू के घर पर होंगे। वो पीछे मुड़कर रिसान से बोले। सवेरा को लॉरी ने काफ़ी चीज़ें दिलवा दी थीं। अब वो उसे उनका इस्तेमाल बता रही थी। बेस, पाउडर, ब्लश ऑन, मस्कारा, लाइनर वो सब नरमी से सवेरा के चेहरे पर लगाते हुए उसे साथ-साथ सिखाती भी जा रही थी। वाओ! यू आर लुकिंग सो प्रिटी। लॉरी ने आखिरी टच देकर उसे तौसीफ़ी निगाहों से देखा। चलो अब ये स्कार्फ़ उतारो, मैं तुम्हें हेयर प्रोडक्ट भी सिखा दूँ। लॉरी ने उसके स्कार्फ़ की तरफ इशारा किया। सवेरा ने हिचकिचाते हुए स्कार्फ़ उतारा और अपना जूड़ा खोला। सवेरा के लंबे घने स्याह चमकदार बाल देखकर लौरी की आंखों में सताइश उतर आई थी। तुम पाकिस्तानी लड़कियों के बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, वो उसके बालों में ब्रश करते हुए बोली। सवेरा को हेयर स्प्रे, कर्ल मशीन वगैरह का इस्तेमाल समझाकर लौरी फारिग हो चुकी थी। सवेरा रिवॉल्विंग चेयर से खड़े होकर स्कार्फ दोबारा सर पर बांधने ही लगी थी कि लौरी ने उसे टोका। अब ये ऐसे ही रहने दो, पहले मिस्टर शहरयार को चेक तो कर लेने दो, क्या पता वो और भी कोई सर्विस सजेस्ट करें। शहरयार का नाम सुनकर सवेरा रुक गई और लॉरी के साथ कैश काउंटर पर आकर शहरयार के दिए क्रेडिट कार्ड से बिल पे किया और फिर मेन एंट्रेंस के पास सजे शोकेस के पास आकर खड़ी हो गई। अभी 1 घंटे में 10 मिनट बाकी थे। वो शहरयार का वेट कर रही थी। ठीक 1 घंटे में अपनी कुछ ज़रूरी फ़ोन कॉल्स निपटाकर वो शॉप पर पहुंचा तो सामने ही उसके इंतज़ार में खड़ी सवेरा पर उसे किसी खूबसूरत मुजस्मे का गुमान हुआ। खूबसूरत रंगों से सजी खुशनुमा आंखें, मस्कारे से बोझल घनी पलकें, उसके गुलाबी गालों पर साया फिगन थी, लंबे स्याह बाल पुश्त पर फैले हुए थे, जिनको नीचे से हल्का हल्का सा कर्ल किया हुआ था। हाथ में बैग पकड़े वो नजरें झुकाए उसके इंतजार में खड़ी थी। उसके चेहरे की दिलकशी इतनी ज्यादा थी कि वो उसे यकटक देखे जा रहा था। मेकअप के बाद वो लग भी बहुत खूबसूरत रही थी। शहरयार की नजरें अब भी उसी पर थीं। वो कदम बढ़ाते हुए उसके पास आया। रेडी हो? वो उसके चेहरे पर नजरें जमाकर बोला। आप आ गए? सवेरा ने पलकें उठाई। अच्छी लग रही हो, वो उसके बालों को छूते हुए बोला। वो मैं स्कार्फ ले रही थी, पर उस लड़की ने कहा आप देख लें फिर स्कार्फ लेना। वो अटक अटक कर बोली कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। इट्स ओके स्वीट हार्ट, लड़की की खूबसूरती उसके हस्बैंड के लिए ही होती है। मैं साथ हूँ तो तुम्हें खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है। वो आराम से उसके हाथ से स्कार्फ लेकर उसके हाथ में पकड़े बैग में डालते हुए नरमी से बोला। चलें? उसने सवेरा से पूछा। जी, उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। शहरयार उसे लेकर शॉप से बाहर निकला। अब उसका इरादा अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में सवेरा के साथ डिनर करने का था। सुनो, क्या तुम्हें मुस्कुराना आता है? शहरयार ने गाड़ी रेस्टोरेंट की पार्किंग में पार्क करते हुए उससे पूछा, जो नजरें झुकाए मुसलसल अपने हाथों को गोद में रखे मसल रही थी। सवेरा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। शहरयार ने बड़े आराम से अपना दाहिना हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटाया और उसकी गोद में रखे नाजुक मरमरी हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया। मिसेस शहरयार, ऐसे सर झुकाए बैठी रहोगी तो तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, थोड़ा रिलैक्स करो। वो आराम से बोला। वैसे मैंने नोट किया है कि तुम मुझे देखते ही नजरें झुका लेती हो, क्या मैं तुम्हें बहुत खौफनाक लगता हूँ? उसने संजीदगी से सवाल किया। शहरयार की बात पर सवेरा ने धीरे से सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जो बड़ी फुर्सत से उसे देख रहा था। नहीं, आप भूत तो नहीं है, वो जल्दी से बोली।
मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। उसने मज़ीद संजीदगी से पूछा और फिर वही हुआ, जिसका उसे अंदेशा था। सवेरा की आँखों में बड़ी तेज़ी से आँसू जमा होने शुरू हो गए। देर से सही पर ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें पाया है, और अगर तुम ये समझती हो कि मैं ये रिश्ता ज़बरदस्ती निभा रहा हूँ तो मिसेस शहरयार तुम गलत हो। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मेरे लिए ये बात बाइसे इत्मीनान है कि तुम मेरी हो, मेरी दस्तरस में हो। उसने सवेरा के आंसू बड़ी तवज्जो से अपनी उंगलियों में समेटे। अगर तुम मुझे नहीं समझ पाई तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब हम जब साथ रहेंगे तो तुम आहिस्ता-आहिस्ता मुझे जान जाओगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो वक़्त दूर नहीं जब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं इश्क करोगी। वो पुरयकीन लहजे में बोला। उसके पुरयकीन लहजे पर सवेरा ने अपने दिल को सँभालते हुए हैरानी से उसे देखा। वो उसकी आँखों में झाँकते हुए धीरे से मुस्कुराया तो सवेरा को लगा जैसे उसका अपना दिल भी मुस्कुराया है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उतर आई। "सवेरा" वो गंभीर लहजे में बोला। उसने अपनी पलकें उठाकर उसे देखा, जो आज किसी और ही दुनिया का बासी महसूस हो रहा था। "तुम्हें पता है तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो। मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझसे बातें करो, ज़िद करो, कुछ अपनी मनवाओ तो कुछ मेरी मानो, और सबसे बढ़कर" वो कहते-कहते उस सिमत झुका। जब तुम मुझे देखकर शर्माती हो तब मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी शर्म और हया से बोझिल आँखों को बहुत करीब से देखूँ। उसके बदले हुए एतवार सवेरा को के हाथ-पाँव फुला रहे थे। उसका नन्हा सा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई थी, पलकें लरज़ कर झुक गई थीं। मिसेस शहरयार, यार मुझ पर रहम करो, अब तुम ऐसे शर्माओगी तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। वो उसके गालों को नरमी से छूते हुए बोला। आप आप वो घबरा कर झिझक कर पीछे हटी। चलो उतरो, तुम्हें अच्छा सा डिनर करवाते हैं, इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। वो सीधा होते हुए बोला। गाड़ी लॉक करके वो सवेरा को अपने साथ लिए इस शानदार से रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। वेट्रेस ने मुस्कुराकर उसे उसकी मखसूस मेज तक पहुंचाया और मेन्यू कार्ड उन दोनों के सामने रखा। क्या खाना पसंद करोगी? शहरयार ने पूछा। कुछ भी, वो सादगी से बोली। तुम्हें क्या पसंद है? थाई फूड, चाइनीज चाइनीज़ या ओरिएंटल फूड? वो शहरयार ने पूछा। वो मुझे इस सब का नहीं पता, मैं तो जो भी मिल जाए खा लेती हूँ। वो शर्मिंदगी से बोली। इट्स ओके। शहरयार ने उसे रिलैक्स किया और वेट्रेस को बुलाकर ऑर्डर प्लेस किया। वैसे हमारी इस पहली डेट पर एक सेल्फी तो होनी चाहिए। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। लड़की, एक तो तुम मेरी सुध-बुध भुला देती हो, अब आराम से बैठो, मैं बस 2 मिनट में कार से अपना सेल फ़ोन लेकर आता हूँ। वो खड़े होते हुए बोला। वो काफ़ी देर से शहरयार के घर के बाहर बैठी हुई थी। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अब तो हल्की-फुल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी और वक़्त आगे गुज़र ही नहीं रहा था। तंग आकर उसे अपने फ़ोन में वक़्त देखा, पौने साढ़े 9 बज रहे थे। शहरी इतनी देर तक तो कभी बाहर नहीं रहता, वो बुड़बुड़ाई। सिर्फ़ एक ही शख़्सियत एक सी थी, जिससे उसे उसे शहरयार का पता चल सकता था। उसने ना चाहते हुए भी उसे फ़ोन मिलाया। हेलो ऐना, हाउ आर यू? वो ज़बरदस्ती अपने लहजे में बशाशत पैदा करती हुई बोली। फ़ाइन उर्वा मैम, सब ठीक तो है? आपने इस वक़्त कॉल की? ऐना ने हैरत से पूछा। शहरी ने मुझे बुलाया था, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे, पर वो घर पर नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो किधर मिलेगा? उसने बात बनाकर पूछा। मैम, बॉस तो इस वक़्त अपनी मिसेज़ के साथ डेट पर गए हैं। मुझे वाक़ई कोई आइडिया नहीं, वो दोनों इस वक़्त किधर डिनर कर रहे होंगे। ऐना ने माज़रत ख़्वाहाना अंदाज़ में जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। डेट? डिनर? मेरे साथ तो कभी रात को बाहर नहीं गया। हर वक़्त डेट को बुरा कहने वाला, उस मेसनी चुड़ैल को लेकर डिनर पर कैसे चला गया? उर्वा का चेहरा धुआँ-धुआँ हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि सवेरा को कच्चा चबा जाए। उसने अपना पर्स उठाया और गाड़ी में बैठकर पूरी रफ़्तार से गाड़ी का रुख शहर के सबसे मशहूर और मारूफ शहरयार के फ़ेवरेट रेस्टोरेंट की तरफ कर दिया। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि वो उधर ही गया होगा। गाड़ी पार करके वो उतर ही रही थी कि उसे शहरयार अपनी गाड़ी खोलते हुए नज़र आया। वो तीर की तेज़ी से उसकी सिमत बढ़ी। शहरयार सवेरा को अंदर छोड़कर बाहर गाड़ी से फ़ोन लेने आया। अभी उसने गाड़ी खोलकर फ़ोन निकाला ही था कि कोरियन कंपनी से कॉल आने लगी। ये एक नई कंपनी थी जिससे उसकी डीलिंग चल रही थी। और इस वक़्त कोरिया में तो दिन का वक़्त था। उसने कॉल पिक की और गाड़ी में बैठकर ही बात करने लगा। वो जल्दी-जल्दी से बात ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। वैसे ही काफ़ी देर हो चुकी थी, रात के 10 बज रहे थे। वो कॉल ख़त्म करके गाड़ी से उतरा ही था कि कोई तेज़ी से आकर उससे लिपट गया। "शहरी, शहरी तुम कहाँ थे? मैं कब से पागलों की तरह तुम्हें ढूँढ रही थी।" उर्वा ने अपनी बाहें सख्ती से उसके गिर्द लपेट दी। "व्हाट द हेल उर्वा, लीव मी!" शहरयार ने सख्ती से उसे बाजुओं से पकड़कर झटकते हुए कहा। "शहरी प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे खुद से अलग मत करो। देखो तुमने कहा था कि अगर मैं सवेरा को तुम्हारी फर्स्ट वाइफ की हैसियत से कबूल कर लूँ तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। याद है ना तुम्हें अपने अल्फाज़?" वो उसका चेहरा थामते हुए बोली।
सवेरा काफ़ी देर से शहरयार का इंतज़ार कर रही थी। डिनर सर्व हो चुका था। कहीं सब ठंडा ना हो जाए वो ये सोचकर उठी। इरादा बाहर जाकर शहरयार को बुलाने का और डिनर सर्व हो जाने के बारे में बताने का था। वो अपना बैग वहीं कुर्सी पर छोड़कर बाहर पार्किंग में आई। अभी चंद कदम ही उठाए थे कि सामने से नज़र आते मंज़र ने उसे अपनी जगह फ्रीज़ सा कर दिया। और वो उसकी ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत शहरयार के गले लगी हुई थी। देखते ही देखते उसे शहरयार का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आँखों में देखने लगी। दिल ने आज ही तो मुस्कुराना सीखा था, मोहब्बत की नन्ही सी कोमल ने आज ही तो दिल की सरज़मीन पर अपने कदम जमाए थे और उसकी आँखों में नमी उतर आई। वो चुपचाप पलट कर वापस रेस्टोरेंट में चली गई। उर्वा अपनी लिमिट्स में रहो, शहरयार ने एक झटके से उर्वा को खुद से दूर किया। देखो, तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम मेरे नज़रिया से हट कर हो और ये बात मैं तुम्हें बारहा बता चुका हूँ। इनफैक्ट जब तुम्हारे डैड ने मुझे मजबूर किया था, उस वक़्त उन्हें भी साफ-साफ बता दिया था कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। वो संजीदगी से बोला, तुम एक बार कहते तो मैं तुम्हारे टाइप की बन जाती। वो तड़प कर बोली, याद करो उर्वा, तुम मुझे साफ कह चुकी थी कि तुम मेरे बिज़नेस टाइकून बनने तक शादी के चक्कर में आने वाली नहीं हो, ना ही खुद को कभी बदलोगी। याद आया? वो तंज़ करते हुए बोला। वो मेरी नादानी थी शहरी, तुम बस मुझे एक और मौका तो देकर देखो। उर्वा, अल्लाह ने निकाह के रिश्ते में बड़ी ताकत रखी है, जिसे मैं अब समझा हूँ। मैंने पहले अपनी बीवी को देखा और जाना नहीं था, लेकिन अब वो ऐसी लड़की है जिसकी ज़ात में मुझे शामिल होकर सुकून मिला है। उसकी फितरत में बहुत लचक है, वो बिल्कुल ऐसी औरत है जैसी मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी, घर बनाने वाली। वो पुरसुकून अंदाज में बोला, शहरी तुम एक मामूली सी लड़की की खातिर मुझे ठुकरा रहे हो, मुझे, अपनी फियांसी को। वो चिल्लाई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो लड़की मेरी बीवी है और मेरी बीवी मामूली हो या ख़ास, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। नाउ मूव। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। मेरी वाइफ़ मेरा वेट कर रही होगी। वो अपने अज़ली अक्खड़ अंदाज़ में बोलता हुआ, लंबे-लंबे कदम उठाता हुआ उसके सामने आया। ये रिंग, उसने उर्वा की उँगली में मौजूद एंगेजमेंट रिंग की तरफ इशारा किया। ये मैंने तुम्हारे डैड के इसरार पर तुम्हें दिलाई थी। मेरी तरफ से ये सो कॉल्ड ज़बरदस्ती की एंगेजमेंट अब ख़त्म समझो और इसे उतार दो। वो सध लहजे में बोला। क्यों उतार दूँ? ताकि तुम मेरी रिंग अपनी उस ज़बरदस्ती गले पड़ी हुई बीवी को दे दो, जिसकी बुरी नज़र हमें लग गई है, हुँ? मुफ़लिस कहीं की, ज़ेवर के नाम पर छल्ला तक पास नहीं है और मेरी रिंग पर नज़र रखकर बैठी है। वो ज़हरखुंद लहजे में बोली। यू शट अप! शहरयार ने अपने उठते हुए हाथ को मुट्ठी बनाकर रोका। मेरी वाइफ़ को किसी ज़ेवर, किसी आर्टिफ़िशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसका हुस्न बेमिसाल है, उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी है, जिसे तुम जैसी अकल से पैदल नहीं समझ सकते। तुम ये अंगूठी रख सकती हो, शहरयार की बीवी की को ज़ेवर की कमी नहीं, उसके एक इशारे पर दुनिया की हर नेमत उसके कदमों में लाकर ढेर करने के लिए उसका शौहर मौजूद है। वो उर्वा को अपने और सवेरा के रिश्ते की अहमियत जता चुका था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं खुद को मार लूँगी, वो हिज़यानी अंदाज़ में चिल्लाई। तो मर जाओ, काफ़ी अरसे से सुन-सुन कर पक चुका हूँ, अब जब फाइनली मर जाओ तो इत्तला भिजवा देना। वो सर्द-मोहरी से बोला और लंबे-लंबे कदम उठाते हुए अंदर रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। टैक्सी शहरयार के घर के पास पहुंच चुकी थी। सलीम साहब ने गाड़ी रुकवाई। ड्राइवर ने बड़े अदब से नीचे उतरकर डिग्गी से उनका सामान निकालकर बाहर रखा और अपना बिल लेकर उधर से निकल गया। सुनिए, मुझे तो लगता है कि घर पर कोई नहीं है। जाहिदा बेगम चारों तरफ छाए सन्नाटे से घबरा गई थी। बेगम आप आगे चलें, दरवाजे की बेल बजाएं, मैं जब तक ये सामान लाता हूँ। सलीम साहब ने सामान की तरफ इशारा किया। मियाँ तुम ये सामान क्यों ढोगे? ये शेरू इतना बड़ा बिजनेसमैन बना फिरता है। उसका चौकीदार किधर है? उसे बुला के आओ। बुलाओ कि आकर मालिक का सामान उठाए। फरजाना ने उन्हें टोका। आपा आप भी, ये वलायत है, इधर नौकर चाकर नहीं होते, आपको अपना सारा काम खुद करना होता है। और चौकीदारी के लिए इधर पुलिस होती है या बॉडीगार्ड, वो भी अगर आप पर कोई हमला वगैरह हो। सलीम साहब ने उन्हें रिसान से समझाया। हाय कैसा मुल्क है ये? फरजाना ने नाक पर हाथ रखा। बस आपा, हर जगह पाकिस्तान जैसे ठाठ नहीं होते। सलीम साहब ने सूटकेस उठाया। बस मियाँ रहने दो, ज़रा अपनी सेहत तो देखो। दिल के मरीज़ हो और वज़न उठाने की बात करते हो। ऊपर जाओ और शेरू को बुला कर लाओ कि सामान उठाए, मैं इधर ही रुक कर सामान की हिफाज़त करती हूँ। वो उन्हें टोकते हुए बोलीं, ठीक है आपा, आप रुके, मैं शेरू को बुलाता हूँ। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। क्या हुआ बेगम? ऊपर पहुँचकर उन्होंने परेशान खड़ी ज़ायदा से पूछा। कब से बेल बजा रही हूँ? लगता है ये लोग घर पर नहीं हैं या फिर हम गलत पते पर आ गए हैं। रुको, मैं देखता हूँ। वो अपनी जेब से डायरी निकालते हुए बोले। जल्दी करें, इधर आपा इंतज़ार कर रही होंगी। सब्र करो, कुछ नहीं होता आपा को। वो नज़र का चश्मा पहनते हुए बोले। एड्रेस तो यही है। उन्होंने मेहराब के ऊपर लिखे एड्रेस को अपनी डायरी से मैच किया और फिर आगे बढ़कर खुद पहले कई बार बेल बजाई, फिर दरवाज़ा खटखटाने लगे। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा बजाते रहे।
सलीम साहब, लगता है ये सरप्राइज़ महँगा पड़ गया है। वो दोनों घर पर नहीं हैं। ज़ाहिदा बेगम ने दीवार से टेक लगाई। कोई बात नहीं, मैं उन्हें उसे फ़ोन करता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से सेल फ़ोन निकाला। शुक्र है मैंने इस पर इंटरनेशनल रोमिंग लगवा ली थी, वो फ़ोन ऑन करते हुए बोले। डॉक्टर एंड्रयू बहुत सुलझी हुई तबीयत का मालिक था। 2 शादियाँ कर चुका था और दोनों ही नाकाम रही थीं। इसीलिए उसका मगरिब की औरत से एतमाद उठ चुका था। वो अपने माहौल की औरतों की आज़ादी बेबाक अदाओं से ऊब चुका था। उसे औरत ज़ात से नफ़रत हो चुकी थी। उन्हीं दिनों जब वो छुट्टियों पर था, उसने सवेरा को देखा, सीधी-सादी सी लड़की, जिसके चेहरे की मासूमियत ने उसे अपनी तरफ खींचा था। उस लड़की से बात करके उसे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में अच्छी लड़कियाँ अभी भी बाकी हैं। उसने उसी वक़्त सोच लिया था कि अब वो एक वफ़ाशार मशरिकी लड़की के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगा। वो आगे बढ़ा ही था कि उसने शहरयार को सवेरा के साथ देखा। वो उस इंग्लैंड के मशहूर मॉडल बिज़नेसमैन की बीवी थी, जो मोस्ट वांटेड बैचलर के तौर पर मशहूर था। यानी वो मासूम लड़की एक अनचाहे रिश्ते को निभा रही थी। फिर कुछ दिन बाद उसने सवेरा को यूनिवर्सिटी में देखा, तो खुद को रोक नहीं सका, पर वो मशरिकी बेटी अपने शौहर की वफ़ादार थी, ना चाहते हुए भी अपने कदम पीछे हटाने का सोच रहा था। जब उस लड़की ने उससे खुद राब्ता किया, उससे बातें की, रातों को देर तलक उसका दिल बहकाया, और अब जब वो उसे पाने के लिए बेकरार हो गया, तो अपने शौहर की पनाहों में जाकर छुप गई थी, और अब उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, उसके मैसेजेस भी इग्नोर कर रही थी। नहीं सवेरा, मैं इतनी आसानी से तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊँगा, तुम्हें मेरा दिल तोड़ने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो सुर्ख़ आँखों में गुस्सा लिए गुर्राया। उसने एक बार फिर मैसेंजर पर सवेरा से कॉन्टैक्ट करना चाहा, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो उठा, अब आर-या पार करने का वक़्त आ गया था। उसका रुख़ शहरयार सवेरा के घर की तरफ था। घर के पास पहुँचकर उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। सामने ही एक 50-55 साल की खातून 3 सूटकेसों के साथ चौकस ड्राइव-वे में खड़ी हुई थी, और वो हैरानगी से उन्हें देखता हुआ ड्राइव-वे में आया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। ए कौन हो तुम? ऐसे कैसे मुँह उठाकर घुसे चले आ रहे हो? रुको, स्टॉप! फरज़ाना उसके सामने आकर उर्दू में बोली। वो खातून जो भी बोल रही थी, वो उसके सर पर से गुज़र गया था, मगर वो स्टॉप सुनकर रुक गया। मैं इधर सवेरा से मिलने आया हूँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। सवेरा? फरज़ाना ने उसे घूरा। आर यू आर यू अ मदर ऑफ सवेरा? उसने उनके सवेरा के नाम पर बुरी तरह चौंकने पर सवाल किया। फरज़ाना की समझ में मदर और सवेरा आ गया था। उन्होंने तेज़ी से गालों पर हाथ रखकर तौबा की। अल्लाह ना करे मैं उस मनहूस की मदर बनूँ। एंड्रयू ने गौर से उस खातून को देखा, जो सवेरा के नाम पर पुरजोश होकर शायद खुशी से अपने ही गाल खींच रही थी। मदर, आई एम हर बॉयफ्रेंड। एंड्रयू ने उनको एतमाद में लेना चाहा। बॉयफ्रेंड? फरज़ाना की तो आंखें फट पड़ी। उन्होंने बगौर उस हैंडसम गोरे को देखा। ये क्या बक रहा है तू? क्या तू वाक़ई उस कलमोही का बॉयफ्रेंड है? उन्होंने एंड्रयू का गिरेबान पकड़ा। एंड्रयू की समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या कह रही हैं। वो उनकी तेज़ आवाज़ और गिरफ्त से घबरा गया था। रिलैक्स मदर, उसने अपना गिरेबान छुड़वाया। अरे कमबख्त, कैसा रिलैक्स? वो मनहूस मारी तेरे जैसे काफिर के साथ मिलकर खानदान की इज्जत खाक में मिला रही है, और मैं ये मुआ रिलैक्स करूं? फरजाना ने उसे घूरा। ओह गॉड, यू आर टू मच। एंड्रयू ने उस वक्त उधर से जाना ही मुनासिब समझा। वो वापस आकर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। शहरयार अभी तक वापस नहीं आया था। वो अपने हाथ मसलते हुए उसका सब्र से इंतजार कर रही थी। उसकी निगाहों में बार बार उर्वा का चेहरा आ रहा था। किस तरह वो शहरयार से लिपटी हुई थी। एक अजीब से एहसास ने सवेरा को जकड़ लिया था। उसका दिल चाह रहा था सब छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए और फूट फूट कर रोए। पहले शहरयार का रवैया, उसकी उर्वा से दोस्ती उसे इतना दुख नहीं देते थे कि शहरयार ने उसे तस्लीम ही नहीं किया था। लेकिन अब जब वो उसके जान में उतर चुका था, उसे अपना बना चुका था, तो ये मंजर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अपने अंदर के मौसमों की खबर हो चुकी थी। ये एहसास हो चुका था कि वो जो उसके नाम के साथ जवान हुई थी, उसके दिल के नेहा हालों में तो वो कब से बसा हुआ था। और आज तो उसने सोचा था कि वो उसे अपने बदलते एहसासात का बताएगी, डॉक्टर एंड्रयू का बताएगी कि वो उसका मुहाफ़िज़ था, और अब तो वो भी उसे भरपूर तवज्जो भी दे रहा था, शायद उसे चाहने भी लगा था। लेकिन इन दोनों के दरमियान में मौजूद उर्वा नाम का कांटा उसके दिल में आज दोबारा गड़ गया था। शायद मैं ही गलतफ़हमी का शिकार हो रही हूँ, भला कहाँ मैं और कहाँ वो गुड़िया जैसी उर्वा जी। मैं ही उनके बीच में आ गई हूँ, वो बस मुझसे रिश्ता निभा रहे हैं। उसकी आँखें भर आईं। वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, ज़हन में सवेरा का चाँदनी जैसा रूप दमक रहा था। वो सोच चुका था कि कल सुबह ही वो ऑफ़िस से ऑफ लेकर सवेरा को शॉपिंग पर लेकर जाएगा। वो मिसेज़ शहरयार है, और उसे मिसेज़ शहरयार नज़र भी आना चाहिए, सबसे अलग, सबसे मुनफ़रिद। वो मेज़ की तरफ आया, जहाँ सवेरा दुनिया जहान से बेखबर सर झुकाए बैठी थी। मेज़ पर डिनर सर्व हो चुका था। उसने साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बहुत आहिस्तगी से सवेरा का मरमरी हाथ अपने हाथों में लिया। सवेरा, उसने धीमे लहजे में उसे पुकारा। आप आ गए? सवेरा की होठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की। क्या हुआ है? तुम्हारी आँखें नम क्यों हैं? उसने परेशानी से उसकी भीगी आँखों को छुआ।
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो नरमी से उसके हाथ अपनी आंखों से हटाते हुए बोली। मैरून सूट में सीने पर दुपट्टा फैलाए उसकी रंगत दमक रही थी। खुले घने बाल सारी पुष्ट पर बिखरे हुए थे। आंखें नम थीं और गुलाबी गालों पर लरसती पलकों का रक्स। उसने आगे होकर उसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। आप सवेरा पब्लिक प्लेस पर उसकी इस हरकत से पर घबरा गई। मुझे तुम्हारी आंखों में नमी पसंद नहीं है, इस बात का ख्याल रखा करो। वो दूर होते हुए बोला। चलो मिसेस शहरयार, अब खाना शुरू करो। वो प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। सुनिए, सवेरा ने हिम्मत करके उसे पुकारा। जी मिसेस शहरयार, सुनाइए। वो पूरी तवज्जो से उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मुझे बहुत अफ़सोस है कि आपको आपको ना चाहते हुए भी मुझसे रिश्ता जोड़ना पड़ा। मुझे मुझे पता है मैं आपके और उर्वा जी के बीच में आ गई हूँ। सवेरा की आवाज़ भर आ गई। आप प्लीज़ मुझे छोड़ दें और अपनी मनपसंद ज़िंदगी उर्वा जी के साथ शुरू करें। आप उर्वा जी से शादी कर लें। वो आंखें मीचे जल्दी से अपनी बात कह गई। शहरयार ने गुस्से से उसे देखा, जो अपनी बेतबारी उसे जता चुकी थी। उससे पहले वो उसकी तबीयत साफ करता, उसका फ़ोन बज उठा। बाबा साईं का नाम देखकर उसने सर्द निगाहों से सवेरा को देखते हुए फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। शाहू बेटा, तुम किधर हो? मैं लंदन में हूँ बाबा साईं, खैरियत? वो उलझा। वो तो मुझे पता है तुम लंदन में हो, मगर बेटा जी इस वक्त किधर हो? मैं कब से तुम्हारे घर की घंटी बजा रहा हूँ। उन्होंने कहा। आप लंदन में हैं? वो तेजी से कुर्सी खिसकाते हुए खड़ा हुआ। सवेरा ने भी चौंक कर उसे देखा। बाबा साईं, आप बस 20 मिनट वेट करें, मैं आ रहा हूँ। उसे फ़ोन बंद करके अपना वॉलेट निकाला और पैसे टेबल पर रखकर सवेरा को साथ आने का इशारा करके बाहर निकल गया। वो लब भैंचे खामोशी से तेज रफ्तारी से गाड़ी दौड़ा रहा था। सवेरा की नखियों से उसके पथरीले चेहरे को देख रही थी। क्या ताया अबू आए हैं? उसे झिझकते हुए पूछा, पर शहरयार उसे इग्नोर किए अपनी तवज्जो सामने रखे हुए था। सुनिए, उसने हिम्मत करके फिर पुकारा। शहरयार ने गर्दन मोड़कर उसे खुश्क नजरों से देखा। आई एम सॉरी। तो फिर मैं क्या करूं? उसने तलखी से पूछा। सुनो लड़की, इस बेतवारी पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। अब मेरा दिमाग मजीद खराब मत करो। वो गुर्राया। सवेरा ने हैरत से उसके गुस्सेले रूप को देखा। वो तो अपनी दानिश में उसे उसकी जिंदगी जीने का मौका दे रही थी, और वो बजाय एहसानमंद होने के उल्टा उस पर ही बरस रहा था। शहरयार गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ाते हुए घर की तरफ जा रहा था। घर के पास पहुंचकर उसे गाड़ी पार्क की। सामने ड्राइववे में सूटकेस रखे हुए थे। वो तेजी से सवेरा को गाड़ी में ही छोड़कर नीचे उतरकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर बढ़ा। सामने ही बाबा साईं, अम्मी और फुप्पो थके हारे सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वो जोर से पुरजोश अंदाज में सलाम करता हुआ बाबा साईं से लिपट गया। कहाँ थे शेरू? हम कब से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी तो थकन से हालत ही ख़राब हो गई है। तुम कम से कम इस सवेरा को तो घर छोड़ जाते। फरज़ाना फूफो ने सलाम का जवाब देते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। शेरू, सवेरा बेटी किधर है? नज़र नहीं आ रही, ज़ाहिदा बेगम ने पूछा। शहरयार ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ सवेरा सूटकेसेस को घसीटते हुए सीढ़ियों के पास ला रही थी। अच्छा अच्छा, अब ये गिले शिकवे घर के अंदर चलकर कर लेंगे। शेरू बेटा, दरवाज़ा खोलो, और बेगम आप पापा को लेकर अंदर चले चले, मैं बैग लेकर आता हूँ। सलीम साहब ने दोनों खवातीन को टोका। शहरयार ने मेन दरवाज़ा खोलकर अंदर की लाइट जलाई। अम्मी पुप्पो आप लोग बैठे, मैं और सवेरा अभी सामान लेकर आते हैं। उसने लाउंज में बिछे सोफा सेट की तरफ इशारा किया। चलो बेटा, मैं भी हेल्प हेल्प करवा देता हूँ, सलीम साहब बोले। बाबा साईं आप रुकें, मैं सामान ले आऊँगा। वो सलीम साहब को रोकते हुए तेज़ी से बाहर निकला। धान पान से सवेरा बड़ी मुश्किल से एक सूटकेस को लेकर ऊपर की तरफ आ रही थी। उसने खामोशी से आगे बढ़कर उसके हाथ से सूटकेस थामा और उसे अंदर जाने का इशारा किया। सवेरा हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई। सामने ही सब बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। उसने हमेशा की तरह निगाहें नीचे किए, धीमे लहजे में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटी। सलीम साहब ने शफकत से जवाब देते हुए करीब आकर उसके सर पर हाथ रखा। ज़ाहिदा बेगम सवेरा को गौर से देख रही थी। लंदन आकर उसका रंग रूप और भी निखर गया था। वो उनके इकलौते बेटे की बीवी थी, उनके खानदान की नस्लों की अमीन। वो बड़े पुरजोश अंदाज में उठकर आगे बढ़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी गर्मजोशी और शफकत महसूस करके सवेरा की आंखें पुरनम हो गईं। अब इस फ़ज़ूल ड्रामे को ख़त्म भी करो। इस मनहूस को तो कोई मुरव्वत और लिहाज़ तक नहीं है। इतना लंबा सफ़र करके मेहमान आए हैं, और ये ना चाय पानी को पूछा, उल्टा तसबे बहा रही है हमें देखकर। फरज़ाना कड़ी नज़रों से देखते सवेरा को देखते हुए बोली। आपा आप बिना बस करें ना। ज़ाहिदा बेगम ने उन्हें टोका। इससे पहले फरज़ाना पुप्पो को जवाब देती शहरयार सारा सारा सामान वॉचमैन की मदद से ऊपर ले आया था, और एक नज़र सवेरा के ज़ब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए पुप्पो की तरफ बढ़ा। पुप्पो, अम्मी आए, मैं आपको रूम दिखा दूँ। आप लोग फ्रेश हो लें, और सुनो तुम, जल्दी से चाय पानी लेकर गेस्ट रूम में आओ। वो साकित खड़ी सवेरा से कहता हुआ सबको लेकर अंदर बढ़ा। किचन की दाहिनी तरफ एक बड़ा सा गेस्ट रूम था, जिसमें 2 बड़े बेड सेट, अलमारी, सोफ़ा, टीवी सब मौजूद था। ए नूज, क्या हम सब एक ही कमरे में रहेंगे? पुप्पो ने नाकिदाना अंदाज में इस कमरे का जायज़ा लिया।
शहरयार ने सलीम साहब और सईदा बेगम का सामान कमरे में रखा और फिर आगे बढ़कर पप्पो के लिख के कंधे पर हाथ रखा। आपके लिए पूरा घर हाजिर है। आइए मैं आपको दूसरा कमरा दिखा देता हूँ, वो रिसान से बोला। आपा ये इतना बड़ा कमरा है और फिर हम छुट्टी पर आए हैं। अच्छा है ना, सब मिलकर जुल कर रहेंगे। वैसे भी आप अकेले कमरे में क्या करेंगी? सलीम साहब ने उन्हें टोका। नहीं मियाँ, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। वैसे भी मुझे रुखसार ने बताया था कि शेरू के घर में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने तुनक कर कहा। बाबा साईं, पुप्पो को मत रोकें, ये इनका घर है, जहाँ दिल चाहे रुक सकती हैं। वो कहते-कहते फरजाना पुप्पो की तरफ मुड़ा। आइए पुप्पो, आपको दूसरा कमरा दिखाता हूँ। वो उन्हें लेकर सवेरा के कमरे की तरफ आया। आप इस कमरे में ठहरें और चलें, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएँ। मैं जब तक चाय मँगवाता हूँ। नहीं शेरू, चाय नहीं, मैं तो खाना खाऊँगी। इस मुए जहाज़ में कुछ भी ढंग का खाने को नहीं मिला। आप फ्रेश हों, मैं तब तक खाना ऑर्डर करता हूँ, वो फ़ोन निकालते हुए बोला। ये अच्छा है कि तुमने बीवी को सर पर नहीं चढ़ाया, ऑर्डर करती हो उसको। बहुत अच्छा करती हो, वो मुस्कुराईं। पुप्पो, मेरा मतलब बाहर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने का था, उसने तस्सीह की। फरजाना पुप्पो के तो सर पर मानो जैसे पहाड़ गिर गया था। अब तुम्हारी बीवी के घर आए मेहमानों को पका कर खिला भी नहीं सकती। गजब खुदा का, अब हम बाहर का खाकर और बीमार पड़ेंगे। उन्होंने गाल पीटे। अच्छा, आप फिक्र मत करें, मैं सवेरा से कहकर कुछ पकवाता हूँ। वो बात खत्म करते हुए बाहर निकला। वो ताया अब्बू और ताई अम्मी को पानी की बोतल और चाय देकर वापस किचन में आई थी और अब दूसरी ट्रे में पुप्पो के लिए चाय रख रही थी। जब शहरयार किचन के अंदर आया, पुप्पो को तो मैंने तुम्हारे कमरे में ठहरा दिया है, अब तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लेना। वो संजीदगी से उसके सभी चेहरे को अपनी निगाहों की गिरफ्त में लेते हुए बोला। मैं कहाँ जाऊँ? वो परेशान हो उठी। अब ये भी क्या मुझे बताना पड़ेगा? उससे सवेरा को घूरा। देखिए, आप समझते क्यों नहीं? मैं पुप्पो के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती, बल्कि वो ही राजी नहीं होगी। सवेरा ने उंगलियां मसलते हुए कहा। शहरयार 2 कदम आगे बढ़ा और उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया। मिसेस शहरयार, मेरे होते हुए आप किसी और के साथ रूम शेयर कर भी नहीं सकती हैं। लेकिन आप तो खफ़ा हैं मुझसे। वो मैं ताइमे के साथ सो जाऊँगी, वो सोचते हुए बोली। स्टॉप इट यू फूल, अब बस बहुत हो गया। तुमने अब तक जितनी हिमाकतें करनी थी कर ली हैं। अब से तुम हमारे कमरे में रहोगी। अपनी जगह पहचानो और यकीन करो, तुम्हारी एक-एक हमाकत का मैं तुमसे कड़ा हिसाब लेने वाला हूँ। वो उसके हाथों को आज़ाद करते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ा और नज़दीकी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया। सुनो, ये पुप्पो की चाय मुझे दो और सबसे यही कहना कि खाना तुमने बनाया है, वो संजीदगी से बोला। मैं कुछ पका लेती हूँ। ऐसे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। सुनो, तुम भी इस वक़्त थकी हुई हो और कल से जो चाहे पका लेना। इनफैक्ट मैं सुबह होते ही एक कुक और हाउसकीपर अरेंज कर रहा हूँ ताकि तुम पर बर्डन ना पड़े। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। मेरी बीवी हर वक़्त काम कर के मासी बनी रहे तो मेरा इतना कमाने का क्या फ़ायदा? वो उसके बहुत नज़दीक आकर आँखों में झाँकते हुए बोला। मर्द की ख़्वाहिश होती है कि वो अपनी बीवी को हर सुख दे, उस पर अपनी कमाई लुटाए। कुछ समझ में आया? उसने सवेरा के सर से धीरे से अपना सर टकराया। बस मैं और तुम थे और तुम मेरे लिए पकाती थीं, लेकिन अब काम ज़्यादा है, मैं तुम्हें थकाना नहीं चाहता। मुझे अपनी बीवी रोज़ ऑफ़िस से वापसी पर तरोताज़ा चाहिए, अंडरस्टैंड? वो उसके चेहरे को थपथपाते हुए पीछे हटा और चाय की ट्रे उठाकर पुप्पो के कमरे की तरफ चला गया। डिलीवरी बॉय के आते ही सवेरा ने जल्दी से मेज़ पर लगाकर सबको इत्तला दी। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। सफ़र की वजह से सभी बहुत थके हुए थे। उन सबके कमरे में जाते ही सवेरा ने बर्तन समेटने शुरू किए। सुनो, ये सब काम सुबह हो जाएँगे, जब तुम जल्दी से रूम में आओ। शहरयार उसे हुक्म देता हुआ अंदर चला गया। वो कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह टहल रही थी। सवेरा का रूप, उसकी दिलकशी, उस शहरयार की उस पर उठती नज़रें चीख-चीख कर इस बात की गवाही दे रही थीं कि वो दोनों एक हो चुके हैं, इस रिश्ते को तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन वो अंग्रेज़ जो रात को मिला था, वो कमरे से निकलकर सीधी किचन की तरफ आई और बहुत ही जारहाना अंदाज में किचन में काम करती हुई सवेरा को एक झटके से बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। सवेरा के मुँह से निकला। तुमने क्या सोचा था कि तुम घुन्नी बनी इधर गुलछड़े उड़ाती रहोगी और हम सब की आंखों में धूल झोंक दोगी? वो गुर्राई। मैंने क्या किया है पुप्पो? आप प्लीज़ आराम से बात करें। वो अपना बाजू उनकी सख्त गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली। आराम? आराम से बात करूँ? वो भी तुझ जैसी मनहूस से? अरे आराम तो हमारे नसीब से उसी दिन उठ गया था जब तू पैदा हुई थी। मेरे घबरू भाई को कहा गई, लेकिन अब मैं तुझे शेरू के साथ ऐसा करने नहीं दूँगी। जो हमारा मुँह काला करने का सोच रही है, मुझे सब पता है। वो एक झटके से उसका बाजू छोड़ते हुए बोली। फुप्पो, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने क्या किया है? वो अटकते हुए बोली। खबरदार, जो मेरे आगे ज़ुबान खोली चिमटे से खींचकर काट कर फेंक दूँगी। फरज़ाना आपा, क्या हुआ? ज़ाहिदा बेगम, जो सवेरा की मदद करवाने का सोचकर किचन में आई थी, तेज़ी से इन दोनों के बीच में आई। क्या हुआ है? अरे मुझसे क्या पूछती हो? हिम्मत है तो इस करमजली से पूछो, जो इतने अरसे से मेरे शाहू को उल्लू बनाकर उधर गुलछड़ी उड़ा रही है। वो कहर बरसाती नज़रों से सवेरा को घूरते हुए बोली। कसम ले लें ताई अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। पुप्पो क्यों इतना नाराज़ हो रही हैं? मैं वो फूट-फूट कर रो पड़ी।
अपनी इस 2 टके की मासूमियत से तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकती। मैं खूब जानती हूँ तो कैसे तुम मेरे शाहू को धोखा दे रही हो। वो भड़क कर बोली, आपा आप बड़ी हैं, पर मुझे लगता है आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। अपनी सवेरा तो बहुत नेक और सादतमंद बच्ची है। ज़ाहिदा बेगम जो हवास बाख्तगी से फरजाना का रवैया देख रही थी, उनको टोकते हुए बोली, सवेरा बेटी तुम अपने कमरे में चलो और आपा आप मेरे साथ आएँ। सवेरा अपनी आंखें साफ करती हुई बोझल कदमों से बेडरूम की जानिब बढ़ी। पप्पू की नफरत आज भी उतनी ही थी और अब पता नहीं वो क्यों उसके किरदार पर उंगलियां उठा रही थी। वो गर्दन झुकाए वसवसों में घिरी कमरे में दाखिल हुई। उसके अंदर खौफ डेरा डाल रहा था। शहरियार ने हमेशा उसकी जात की नफी की थी और अब जब वो उसके रिश्ते को तस्लीम करने लगा था तो पप्पू का आना उसे मजीद डरा रहा था। कल उसे यूनिवर्सिटी भी जाना था, उसकी इजाज़त भी लेनी थी। वो हिम्मत करके उस कमरे में आई थी। सामने ही बेड पर शहरयार उसके नए फ़ोन का सेटअप कर रहा था। क्या हुआ? सवेरा की आहट पर उसने सर उठाकर उसके फक चेहरे को देखा। मम, मुझे घबराहट हो रही है, वो लरजती हुई आवाज़ में बमुश्किल बोली। घबराहट? शहरयार ने हैरत से उसे देखा, हाथ में थामा फ़ोन बेड पर रखकर खड़ा हुआ और चलते हुए उसके नज़दीक आकर रुका। क्या बात है? उसने संजीदगी से दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर पूरी तवज्जो से पूछा। सवेरा ने अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी। वो उसे पुप्पो, डॉक्टर एंड्रयू और यूनिवर्सिटी सबके बारे में बताना चाहती थी, पर अल्फ़ाज़ साथ नहीं दे रहे थे। सुनो लड़की, मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ और ये जो हमारा रिश्ता है ना, इसमें सबसे अहम आपस का एतमाद होता है। अगर एक बार इस रिश्ते के बीच अना और बेतबारी की फसील हायल हो जाए, तो फिर जो फासले कायम होते हैं, वो सारी ज़िंदगी नहीं मिटते हैं। और तुम्हें मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, इसलिए परेशान मत हो और बिला झिझक कहो क्या कहना है। उससे सामने खड़ी डर और खौफ से लरजती हुई लड़की की हिम्मत बंधाई। आप मुझसे नाराज़ हैं? उसने बमुश्किल पूछा। क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शहरयार ने उसके चेहरे को भगोर देखा। वो मैंने आपको उर्वा जी से शादी करने का कहा था, वो हाथ मसलते हुए परेशानी से बोली। हाँ, कहा तो था और क्या सोचकर कहा था, अब लगे हाथों ये भी बता दो, उसका लहज़ा तल्ख़ हुआ। क्या आप वाक़ई सच्ची में उर्वा जी से शादी करेंगे? वो लरज़ती हुई आवाज़ में आँखों में नमी लिए उसका ज़ब्त आज़मा रही थी। मैं तुमसे अपने ऊपर इतनी बेएतबारी की वजह पूछना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें अपनी ज़ात का हिस्सा बनाया है, क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ मेरी चाहत का, या मैं तुम्हें दगाबाज़ नज़र आता हूँ? वो गुस्सा दबाते हुए बोला। मैं आपसे अपने रवैये की माफ़ी माँगना चाहती हूँ। वो कँपकँपाते हुए लहजे में बोली। तुम तो उर्वा से मेरी शादी करवाने पर तुली थीं, अब क्या हुआ? अब तो सब घरवाले भी आ गए हैं, क्या ख़्याल है? इस वीकेंड पर तुम्हारी ये ख़्वाहिश पूरी कर दूँ? मम, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वो तो आप पार्किंग में उर्वा जी के साथ, मैं मर जाऊँगी, आप प्लीज़ ऐसा मत करें। वो फूट-फूट कर रो पड़ी। तुम्हारी अक्ल को सात सलाम है, अगर पार्किंग तक आ ही गई थी, तो आगे आकर हक से सवाल क्यों नहीं किया? बोलो, जवाब दो। वो धाड़ा। अब ये अपना हर वक़्त का रोना-धोना बंद करो, सीरियसली। आइंदा अगर मैंने तुम्हारी आँखों में ये आँसू देखे, तो ये आँखें ही फोड़ डालूँगा। फ़साद की जड़ हैं ये तुम्हारी आँखें, दिमाग खराब कर देती हैं मेरा। वो तब गया। वो मेरी स्टडी मुझे कल से, वो आँखें साफ करते हुए बोली, बाकी बातें बाद में, तुम अभी ड्रेस चेंज करके आओ और सुबह की फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। पर वो एंड्रयू सर, वो अटकी। कौन एंड्रयू? वो ज़लील आदमी? तुम उसे कैसे जानती हो? शहरयार ने सख्ती से सवेरा का बाजू जकड़ा। बोलो सवेरा, जवाब दो, इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए। वो धाड़ा। मुझे दर्द हो रहा है। सवेरा की आंखों में तकलीफ की शिद्दत से नमी उभर आई। वो हमारे इंस्टीट्यूट में टीचर हैं। सवेरा मध्यम भराए हुए लहजे में इस्तांबुल एयरपोर्ट से लेकर मंगनी के दिन तक के सारे वाकयात एक एक करके बताती चली गई। तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं मर गया था क्या? आप उस वक़्त मुझे पसंद नहीं करते थे, बात भी नहीं करते थे। फिर मुझे आपसे डर भी तो लगता था। सवेरा, तुम मेरी बीवी से पहले मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त हो, मेरी इज़्ज़त हो। ऐसे राह चलते बदमाश किस्म के लड़कों की हरकतें अपने घरवालों से कभी भी छुपानी नहीं चाहिए। ये लड़की को अकेला समझकर और शेर हो जाते हैं। और तुम अकेली नहीं हो, ओके? उसने ताज्जुब से सवेरा को देखा। मेरी बीवी की तरफ अब उसने आँख भी उठाई तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। उसने सवेरा के गाल थपथपाते हुए कहा। सॉरी, वो धीमे लहजे में बोली और आंखें साफ करके दरवाजे की तरफ पलटी। अब किधर जा रही हो? उसने हाथ पकड़ कर रोका। मेरे कपड़े उधर कमरे में हैं। अब इस वक्त क्या पप्पू को डिस्टर्ब करके अपना तारीफनामा सुनने का इरादा है? जाओ मेरी वार्डरोब से कुछ निकाल कर पहन लो, उसने टोका। सवेरा हिचकिचाते हुए उसकी वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई। चारों जानिब मर्दाना लिबास लटक रहे थे। अब क्या किसी मुल्क का नक्शा बना रही हो? वल्लाह, इतना तो अलामा इकबाल भी नहीं सोचते होंगे जितना तुम सोचती हो। शहरयार ने उसे अलमारी के आगे जमा देखकर पूछा। वो इधर कमीज सलवार नहीं है, सवेरा मिनमिनाई। कमीज सलवार? तुमने क्या मुझे रज़िया सुल्ताना समझा हुआ है? जो मैं कमीज सलवार पहनूंगा वो ठीक ठाक तपा और उठकर अलमारी तक आया। सवेरा को बाजू से पकड़कर पीछे किया और अपनी एक टी शर्ट और ट्राउजर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, आज इसी से गुजारा करो, कल मैं तुम्हारे लिए फॉर्मल ड्रेसेस और नाइट ड्रेस का अरेंज कर लूंगा।
वो इसके साथ कोई दुपट्टा या स्कार्फ? सवेरा ने हिचकिचाते हुए कहा। शहरयार उसकी बात सुनकर तकरीबन उछल पड़ा, यानी हद थी। वो उसकी अलमारी में से दुपट्टा बरामद होने की उम्मीद कर रही थी। माय डियर मिसेस शहरयार, वो उसको शानों से तान कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। आपको दुपट्टा ओढ़ाना, अपने नाम की मेहंदी लगवाना, आपके गालों पर अपने नाम की सुर्खी फैलाना, ये मेरा काम है। अब आप इस रूम में आ गई हैं तो बेफिक्र रहें, सब हो जाएगा। वो उसके नजदीक आकर बिला तमहीद बोल रहा था और उसकी बातें समझकर वो शर्म से सुर्ख पड़ रही थी। मामूल के मुताबिक फजर के वक्त सवेरा की आंख खुल चुकी थी। सामने ही शहरयार जॉगिंग के लिए ट्रैक सूट पहने तैयार खड़ा था। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, वो उसे देखता जाकर जानदार अंदाज में मुस्कुराया। सवेरा ने उसे मुस्कुराते देखकर शर्म से नजरें झुका ली थी। वो बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देख रहा था। आप जाए ना, आपको देर हो रही है, सवेरा ने उसे टोका। पहले तुम उठो और जाकर पुप्पो के जागने से पहले अपने स्कूल जाने के कपड़े और बैग ले आओ, और हाँ, आज से तुम्हें स्कूल में खुद ड्रॉप करूंगा, उसने सवेरा को हदायत दी। शहरयार की जॉगिंग पर जाने के बाद वो दबे कदमों चलती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई। सामने ही पुप्पो गहरी नींद सो रही थी। वो बहुत एहतियात से बिना आवाज किए स्टडी टेबल तक आई। उसने अपना लैपटॉप बैग उठाया और अलमारी से कपड़े निकालकर तेजी से कमरे से बाहर निकलती चली गई। माहौल में सकूत फैला हुआ था। वो बड़ी तुंदही से किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। शहरयार का जूस और न्यूज़पेपर वो टेबल पर रख चुकी थी। अब उसका इरादा जल्दी-जल्दी सबका नाश्ता बनाकर यूनिवर्सिटी जाने का था। वो ऑमलेट के लिए अंडों का आमेज़ा फेंट रही थी जब दरवाज़ा खोल के शहरयार अंदर दाखिल हुआ। इतनी सुबह-सुबह तुम क्या कर रही हो? वो जूस का गिलास उठाते हुए काउंटर पर फैले फैलावे को देखते हुए हैरत से पूछ रहा था। सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ ताकि जब वो उठे तो कोई परेशानी ना हो। वो जल्दी-जल्दी हाथ हिलाते हुए बोली। मैंने तुम्हें कहा था ना कि फ़िक्र मत करो, सब लोग बहुत थके हुए हैं, 10 बजे से पहले कोई उठने वाला नहीं है। उस वक़्त तक फ़ार्म हाउस से हाउसकीपर सुज़न यहाँ आ जाएगी और वो सब सँभाल लेगी। वो जूस का गिलास खाली करके सवेरा के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, मगर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, और फूफो तो नाराज़ हो जाएँगी। मुझे तो आज अपना जाना भी अजीब-सा लग रहा है। कहीं सबको बुरा ना लगे कि आज मेहमान घर में आए और मैं उन्हें छोड़कर पढ़ने चली गई। वो परेशानी से बोली। सुनिए, आप सुन रहे हैं ना? उसने शहरयार को मुखातिब किया। बताएँ क्या करूँ? छुट्टी कर लूँ क्या? उसने करीब आकर पूछा। गुलाबी सादा सी कुर्ती, ब्लैक जीन्स और ऊपर से एप्रन बाँधे, लंबे घने बालों को जोड़े में लपेटे वो उसे देख रही थी। उसकी मुंतज़िर थी। उस वक़्त अपनी तवज्जो की मुंतज़िर वो उसे इतनी दिलकश लगी कि वो उसे बेख्तियार से उसकी तरफ खिंचा, वो जो अपने जज़्बों को एक हद में रखने का कायल था। ना जाने क्यों इस लड़की के आगे अपने जज़्बात को सरनगू होने से नहीं रोक पा रहा था। उसने आगे बढ़कर सवेरा को अपनी गिरफ्त में लिया। मैं बहुत ही रिज़र्व प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ और तुम्हें पाने से पहले मैं मोहब्बत को फ़ज़ूल समझता था, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी साहिरा हो। तुमने मुझे अपनी सादगी से घायल कर दिया है, मेरा दिल लूट लिया है। वो उसके कानों में सरगोशी कर रहा था। सुनो, मेरा दिल चाहता है तुम्हें अपने जज़्बात से आशना कर दूँ, अपने रंग में तुम्हें रंग दूँ। बोलो, मेरी दुनिया में मेरे रंगों में ढलना पसंद करोगी? वो पुरतपिश लहजे में उसकी आँखों में झाँकते हुए सवाल कर रहा था। सवेरा का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। शहरयार की तवज्जो और अपनायत के जज़्बात वो पहचान चुकी थी, उसकी चाहत के रंगों को देख चुकी थी। वो उसका साहिबान था, बचपन से उसके दिल में बसा हुआ था और अब तो उसकी रूह तक पे उतर चुका था। मिसेस शहरयार, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? शहरयार ने संजीदगी से पूछा। सवेरा की पलकें लरस कर झुक गई थी, चेहरे की रंगत शर्म और हया से सुर्ख पड़ गई थी। वो उसकी मजबूत गिरफ्त में लरस रही थी। शहरयार ने एक हाथ से उसका चेहरा थामकर ऊंचा किया। बोलो स्वीट हार्ट, डू यू लव मी? वो उसकी आंखों में झांक रहा था। शहरयार की आंखें बोल रही थी, माहौल पर एक फसूस सतारी था। वो उसके जवाब को मुंतज़िर था। जब सवेरा उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन शर्म और हया से उसके लब सिले हुए थे। शहरयार उसके चेहरे पर फैले दिलकश रंगों को देखकर तमानियत से मुस्कुराया। मुझे तुम्हारा ये शर्माना बहुत पसंद है, कसम से दिल लूट लेती हो। वो उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला। ये क्या हो रहा है? फरजादा फूफो की पारदार आवाज गूंजी। शहरयार तेजी से सवेरा से अलग हुआ। गुड मॉर्निंग फूफो। अस्सलाम वालेकुम फूफो। सवेरा ने भी झिझकते हुए सलाम किया। मियाँ, ये क्या हो रहा था इधर? क्या पूरा घर कम पड़ गया था जो बावर्ची खाने में? तोबा तोबा, उन्होंने अपने गाल पीटे। फूफो, ये मेरी बीवी है। वो खजल हुआ और मुड़ कर फ्रिज से पानी की बोतल निकालने लगा। बीवी है तो मियाँ क्या माचिस की डिब्बी बनाकर पॉकेट में रखकर घूमोगे? मैं कह देती हूँ, आइंदा मुझे तुम दोनों साथ नजर ना आओ, बल्कि ऐसे बोलो पर्दा किया करे। वो सवेरा को घूरते हुए बोली। "उफ, फूफो, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया ये फूफो। पर्दा? सीरियसली फूफो, बीवी का शोहर से पर्दा? वो उनकी मंतक पर हैरान हुआ।
अल्लाह बख्शे, तुम्हारे फूफा से मैंने इकराम के पैदा होने तक पर्दा किया था। वो फ़ख़्र से बोली। पानी पीते शहरयार के गले में ये बात सुनकर फंदा लग गया। इससे पहले वो उन्हें जवाब देता, सवेरा ने उसका हाथ थामकर उसे खामोश रहने की आँखों से इल्तिजा की। वो उसकी आँखों की इल्तिजा देखकर पानी की बोतल वहीं काउंटर पर रखकर अंदर अपने कमरे में चला गया। ए लड़की, ज़रा 1 कप तो चाय तो दे। हाय, सर दर्द से फटा जा रहा है और ये बेहया मेरे शाहू पर डोरे डालने में लगी है। वो ऊँची आवाज़ में बोली, "फूप्पो चाय।" सवेरा ने चाय मग में उंडेलकर उनकी तरफ बढ़ाई। "फूप्पो नाश्ता बना दूँ?" सवेरा ने पूछा। "नाश्ता तो मैं सलीम और ज़ायदा के साथ ही करूँगी। और लड़की तुम ज़रा सँभल कर रहो। आइंदा मुझे इस तरह शाहू से चिपकी नज़र ना आना, वरना वही चोटी से पकड़ कर तमीज़ सिखा दूँगी।" वो चाय का मग पकड़कर दोबारा कमरे में चली गईं। ब्लैक पैंट कोट पर रेड टाई लगाए वो अपने ऊपर परफ्यूम का स्प्रे कर रहा था जब सवेरा अंदर दाखिल हुई। मिसेस जल्दी करो, मेरी एक अहम मीटिंग है, शहरयार घड़ी बांधते हुए बोला। अब वो आप जाए, मैं कल से ज्वाइन करूंगी, सवेरा ने कहा। क्यों? वो संजीदा हुआ। घर में ऐसे सबको छोड़कर जाना मुनासिब नहीं लगता। उसे वजाहत दी। क्या मुनासिब है और क्या नहीं ये तो मुझ पर छोड़ दो। मगर सवेरा ने कुछ कहना चाहा। नो मोर आर्ग्यूमेंट, तुम्हारे पास बस 5 मिनट है, हरी अप। वो उसकी बात काट कर अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ा। सवेरा ने जल्दी से कुर्सी पर रखा गुलाबी स्कार्फ उठाकर सर पर लपेटकर पिन लगाई, गले में स्ट्रॉलर डाला, हल्की सी लिपस्टिक लगाकर अपना बैग उठा लिया। चलें? वो उसके पास आई, गुलाबी स्कार्फ के अहाते में उसका चेहरा मज़ीद पुरकशिश लग रहा था। सुनो, तुम्हारे पास कोई अपर या कोट नहीं है? वो उसके वजूद से छलकती रानाइयों को महसूस करते हुए बोला। हालांकि उसका दिलकश वजूद इस ढीले लिबास में छुपा हुआ था, मगर फिर भी उसकी खूबसूरती उभर रही थी। नहीं, वो शर्मिंदगी से उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते हुए बोली, इट्स ओके, लेट्स गो। वो शहरयार के पीछे चलती हुई गाड़ी तक आई। शहरयार दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने सर झुकाकर खामोश बैठी सवेरा को देखा। वो ताया साईं, ताई अम्मी, फुप्पो सब अकेले। ओह गॉड! तुम्हारी सुई इधर ही अटकी हुई है। स्वीट हार्ट, तुम बस मुझे सोचा करो। बाकी सब मैं देख लूँगा। वो उसके सर पर हल्की सी चपत मारते हुए बोला। गाड़ी तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। शहरयार कानों में ब्लूटूथ लगाए अपने स्टाफ को हिदायत दे रहा था जब सवेरा ने बेचैन नज़रों से उसे देखा। व्हाट हैपेंड? शहरयार ने भवें उचकाकर पूछा। वो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सवेरा ने सामने सड़क को देखते हुए कहा। मेरा रास्ता गलत हो ही नहीं सकता। ये और बात कि तुम्हें पहचान नहीं है, वो पुरसकून अंदाज में बोला। मगर आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मुझे किधर जाना है। वो हिचकिचाते हुए बोली। मिसेस सवेरा शहरयार, क्वीन मैरी स्कूल ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट ईयर, स्टूडेंट नंबर 10। वो मोड़ काटते हुए बोला। अब आपको पता है? वो हैरान हुई। तुम्हें क्या लगता है मैं दुनिया में घास खोदने आया हूँ? वो तंज़िया अंदाज में बोला। जी? सवेरा ने घबराकर जल्दी से सर हिलाया। व्हाट? सीरियसली मैं तुम्हें घास खोदने वाला लगता हूँ? वो धाड़ा। नहीं, उसने तेजी से नफे में सर हिलाया। सुनो लड़की, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी बनाकर पाकिस्तान से लाया था। तुम्हारी एडमिशन से लेकर एक एक चीज पर मेरी निगाह थी। तुम मेरे निकाह में थी। मेरी इज्जत किधर जाती है, क्या करती है, मैं उस पर नजर रखने पर मजबूर था। हूँ और रहूंगा। वैसे भी तुम्हारे मामले में मेरा दिल तुम्हें इतने सालों बाद पहली बार देखते ही बागी हो चुका था। लेकिन मैं खुद को वक्त दे रहा था कि कहीं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी ना कर दूं। वो गाड़ी को इन मैरी के सामने रोकते हुए बोला। सवेरा गौर से उसकी बात सुन रही थी। जब गाड़ी यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस पर रुकी, वो सर पर स्कार्फ दुरुस्त करते हुए शहरयार को खुदाफिज कहते हुए गाड़ी से उतरी। सुबह का वक्त था। मौसम निहायत ही खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिससे उसकी कुर्ती और स्टॉलर भी हल्के हल्के उड़ रहे थे। मंजर बहुत पुरकशिश था, पर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गाड़ी से उतरकर लंबे लंबे कदम उठाते हुए उसके बिल्कुल सामने आकर रुका। क्या हुआ? सवेरा ने उसे अपने सामने खड़ा पाकर सवाल किया। शहरयार ने बिना कुछ कहे अपना कोट उतारकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो खामोशी से उसकी नजरों का प्याम समझ चुकी थी और बड़ी तावेदारी से उसका कोट थामकर पहन चुकी थी। उसने तनकीदी निगाहों से उसे देखा, फिर आगे बढ़कर उसके लबों पर लगी लिपस्टिक को अपनी उंगली से साफ किया। अब ठीक है। वो नाकिदाना अंदाज में उसका जायजा लेते हुए बोला। सवेरा जो पब्लिक प्लेस पर उसकी इस जिसारत पर लरज उठी थी, अब साकित सी खामोश खड़ी थी। अब तुम जा सकती हो और हाँ, वापसी पर मेरा वेट करना। वो उसके सामने से हटता हुआ बोला। हेलो मिस सवेरा, कैसी हो तुम? वो क्लासरूम की तरफ जा रही थी जब डॉक्टर एंड्रयू को अपने सामने खड़ा देखकर चौंकी। सर रास्ता दीजिए, मेरी क्लास शुरू होने वाली है, वो मजबूती से बोली। तुम? एंड्रयू ने दांत पीसे। तुम्हारी इस नाम लिहाज शराफत को मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ। जब तक तुम्हारा शोहर तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा था तो मुंह से दिल बहलाया, और अब शट अप, वो नमी पीते हुए चिल्लाई। मुझे नहीं पता आपका मसला क्या है। शेम ऑन यू सर, आप एक शरीफ लड़की को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। शरीफ? तुम्हारी इस नाम नेहाज शराफत को मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। तुम जैसी नेक चलन औरत जो अपनी मासूमियत से दो दो मर्दों को बैक वक्त उल्लू बना रही है। एंड्रयू फुंकारा।
मेरे रास्ते से हटें वरना मैं चिल्ला-चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूँगी, सवेरा ने धमकी दी। चलो गुस्सा छोड़ो, मेरे साथ चलो आज, आखिर शहरयार के साथ भी तो वक़्त गुज़ारती हो, आज मुझे भी चांस देकर देखो। वो ख़बासत से बोला, शर्म नहीं आती आपको इस तरह की चीप बातें करते हुए? वो वहशत ज़दा हुई। तुम मेरी बात सुकून से सुन लो, मैं बस इतना चाहता हूँ। डॉक्टर एंड्रयू उसके सामने फैलकर खड़ा हो गया। सॉरी सर, मैं अजनबी मर्दों से बात नहीं करती। वो तल्ख़ लहजे में बोली, अजनबी? आर यू सीरियस? लगता है तुम्हारी याददाश्त खो गई है। ज़रा अपना फ़ोन खोलकर देखो, हर मैसेज में तुम्हें हमारा प्यार नज़र आएगा। याददाश्त वापस लौट आएगी। मेरा रास्ता छोड़ो वरना वरना उसने ज़ोरदार कहका लगाया। स्वीटी, तुम्हारे मुँह से धमकियाँ भी रोमांटिक लगती हैं। खैर मेरा हाथ थाम लो और चलो मेरे साथ। अ, आप मुझे तन्हा समझकर डरा रहे हैं। हिम्मत है तो मेरे हस्बैंड के सामने बात करें। मेरे हस्बैंड आपको छोड़ेंगे नहीं। वो मज़बूत लहजे में बोली। मिसेज़ शहरयार, ना, ना, ना मिस सवेरा, मुझे इस राह तक तुम खुद लाई हो। और मुझे उस ब्लडी हस्बैंड का ड्रामा मत दो, बल्कि ऐसा करो, घर जाकर मेरा इंतज़ार करो। मैं आज तुम्हें सबके सामने उठाकर अपने साथ ले जाने आ रहा हूँ। दिमाग दुरुस्त है आपका? ये आप जैसे लोग ही पूरे हैं जो उस्ताद होकर दरसगाह की तौहीन करते हैं अपनी घटिया हरकतों से। इतना मत बोलो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तो सब कुछ जानकर भी तुम जैसी बढ़ती हुई लड़की को अपनाना चाहता हूँ। वो गुर्राया। वो गाड़ी यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट से निकाल चुका था जब उसकी निगाह साथ वाली सीट पर सवेरा के लैपटॉप पर पड़ी। वो शायद जल्दी में उसे गाड़ी में ही भूल गई थी। मिसेस शहरयार, उसने मुस्कुराकर गाड़ी का रुख वापस यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ा। वो जो पहले सवेरा के वजूद से चिढ़ता चला आया था, अब सवेरा को पाकर खुद में बहुत तब्दीलियां महसूस कर रहा था। उसकी निगाहों में चाहत का एक जहान आबाद हो चुका था। सवेरा अपनी मासूमियत से, सादगी से उसके दिल में बड़े शान से विराजमान हो चुकी थी। इस मामले में उसके साथ बिल्कुल आँख ओझल पहाड़ ओझल वाला हिसाब हुआ था। जब तक सवेरा को उससे जाना नहीं था, वो उस रिश्ते के मुनाफी था। लेकिन ये भी उसकी सरिश्त के खिलाफ था कि उसकी चीज़, चाहे वो सवेरा ही क्यों ना हो, वो किसी और के कब्ज़े में जाए। अज़ल से तुम ही मेरे नसीब में लिखी थी, बस मैंने ही ज़रा देर से जाना। वो गाड़ी पार्क करके उतरा और अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी, पूरी रात आँखों में कटी थी, सुबह हो चुकी थी। वो यज़मुर्दगी से चलती हुई घर के खूबसूरत लॉन में आकर बैठ गई। उसकी आँखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख हो रही थीं। दिल की धड़कनें अभी भी शहरयार के नाम का राग अलाप रही थीं। वो बिलाशुबा बहुत हसीन और दिलकश लड़की थी, जिसे दिल खोलकर हर जगह, हर महफ़िल में सराहा गया। उसे अपने हुस्न पर, अपने स्टेटस पर हर दर्जा नाज़ था, गुरूर था। और वो गुरूर शहरयार ने तोड़ा था। बड़ी मुश्किल से वो शहरयार को अपने जाल में फँसाने में कामयाब हुई थी। और अब जब से वो सवेरा आई थी, शहरयार के रंग-ढंग बदल गए थे। उसने शहरयार की आँखों में सवेरा के लिए दीवानगी देखी थी, जिसने उसे अंगारों पर धकेल दिया था। अब उसे ये जुनून सवार हो गया था कि शहरयार को वो अपने आगे सिरनगू करके सवेरा को नीचा दिखाकर उसकी ज़िंदगी से कहीं दूर निकाल फेंकेगी। अपने ख़यालात से उलझ कर वो उठी और घर के अंदर बढ़ी। कमरे में दाखिल होकर दीवार की घड़ी में वक़्त देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो अपना माइंड बना चुकी थी। कैबिनेट से कपड़े निकालकर वो तैयार होने चली गई। आसमानी स्लीवलेस ब्लाउज़ और शॉर्ट स्कर्ट में नाज़ुक सी डायमंड की ज्वेलरी पहनकर, परफ्यूम स्प्रे करके वो तैयार थी। सेल फ़ोन उठाकर उसने पर्स खोलकर शहरी के घर की चाबी चेक की और सीधी बाहर निकलती चली गई। 20 मिनट की ड्राइव के बाद वो शहरी के घर के बाहर मौजूद थी। गाड़ी लॉक करके वो बाहर निकली और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पर्स से घर की चाबी निकाल ली। दिन के 10 बजने वाले थे। उसने एक गहरा सांस लेकर चाबी चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। उर्वा ने एक गहरा सांस लेकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर लाइट जलाई। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो हाई हील से टिक टिक करती शहरयार के कमरे की तरफ बढ़ी थी कि सवेरा के कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बुजुर्ग खातून बाहर निकली। वो उन्हें देखकर ठिठक कर रुक गई। ए लड़की, कौन हो तुम और ऐसे घर में कैसे घुसी चली आ रही हो? उन्होंने कड़ी निगाहों से उसका जायजा लिया। देखने में तो देसी मुर्गी लग रही हो। चलो शुरू हो जाओ, कौन हो तुम? वो बारओब अंदाज में बोली। देसी मुर्गी? उर्वा को फंदा सा लग गया। मैं उर्वा हूँ। उसने अपना तारुफ करवाना चाहा। अरे उर्वा, गुरबा होगी तो अपने घर की, यहाँ क्या कर रही है, अंदर कैसे घुसी? उन्होंने उसकी बात काट कर उसे लताड़ा। मेरे पास चाबी है। उर्वा ने चाबी दिखाई और फरजाना ने चील की तरह झपट कर चाबी उसके हाथ से ले ली। कहाँ से मिली तुझे हमारे घर की चाबी? फरजाना ने भवें उचकाई। ये चाबी मुझे शहरी ने दी थी। यू नो शहरी, इस घर का मालिक, उर्वा ने जवाब दिया। शहरी? ओह, तो शेरू की बात कर रही है। अरे वो तो बच्चा है और तू तो पक्की समझदार औरत है। बच्चे ने चाबी दी और तूने ले ली। तेरी इतनी हिम्मत? वो उसे सर से लेकर पैर तक घूरते हुए बोली। ओल्ड वुमेन, तमीज से बात करो, और वो शहरी को दूध पीता बच्चा नहीं है। उर्वा के सबर का पैमाना लबरेज हो गया।
ओल्ड वुमन होगी तू, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान, जिसे तुझे पहनाने के लिए कपड़े तक नसीब नहीं हुए। फरजाना ने उससे कोसा। क्या हो रहा है आपा? सलीम साहब आवाजें सुनकर गेस्ट रूम से बाहर निकल आए। सलीम मियाँ, जरा देखो तो हमारे घर में फकीर नहीं घुस आई है, बेचारी के पास कपड़ा लत्ता तक नहीं है कि खुद को ढांप सके। मियाँ जरा अपना बटवा तो लाओ, इसे कुछ दे दिलाकर फारिग करो, वो उर्वा को घूरते हुए बोली। सलीम साहब आगे आए। बेटी आप कौन हैं और इधर कैसे आना हुआ? उन्होंने शाइस्तगी से पूछा। अंकल आप कौन? उर्वा ने उल्टा सवाल किया। मैं इस घर के मालिक शहरयार का बाप हूँ, वो नरमी से बोले। आप शहरी के फादर हैं? ओ माय गॉड, उसने मुझे बताया ही नहीं कि उसकी फैमिली आ रही है पाकिस्तान से। वो हैरान रह गई। चले बेटा आप अंदर चलकर बैठे और आपा आप दरवाजा खोलें, लगता है शहरयार के भिजवाए नौकर आ गए हैं। वो घंटी की आवाज सुनते हुए वो गोया हुए सूजन आकर किचन संभाल चुकी थी। सलीम साहब उर्वा को लेकर लिविंग रूम में बैठे थे। फरजाना भी जायदा बेगम को लेकर इधर ही जा रही थी जब सूजन सामने आई और टूटी फूटी उर्दू में चाय का पूछा। मैडम आप लोग चाय पियोगे या कॉफी? अरे भाड़ में जाए तुम्हारी चाय, जाओ जाकर नाश्ता तैयार करो। फरजाना सूजन की मुदाखलत पर तिल मिलाकर बोली। सूजन ने उनका रवैया देखते हुए खामोशी से किचन में जाना मुनासिब समझा। ये वलायती लड़कियां तो होती ही तेज तरार हैं, जरा इस भिड़ंगी को तो देखो, कैसे बिना लिबास में बाकी से सलीम के सामने बैठी है। फरजाना ने लिविंग रूम में बैठी उर्वा को देखते हुए जहर उगला। फरजाना आपा आप ऐसा भी मत कहिए, उसे लिबास पहना हुआ है, इधर का पहनावा ही ऐसा है। जायदा बेगम ने उर्वा की तरफदारी की, जिससे फरजाना भड़क उठी। तुम्हें इस फैशन की पोट नंगी टांगों वाली बकरी में ऐसा क्या नजर आ गया जो उसकी हमायत कर रही हो? बेहतर है तुम सलीम को लेकर अंदर जाओ, मैं खुद इससे निपट लूंगी। उन्होंने जायदा बेगम को झाड़ा। वो दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठ गईं। कमरे का माहौल खासा संजीदा था। सलीम साहब के चेहरे पर भी बला की संजीदगी तारी थी और वह अपने आंसू पोंछ रही थी। तो अब आप क्या चाहती हैं बेटा जी? चंद लम्हों की खामोशी को सलीम साहब की गंभीर आवाज ने तोड़ा। अंकल, मुझे शहरी से शादी करनी है। उसे 100 लोगों के बीच मुझसे मंगनी की थी और अब अपना मतलब निकालकर शादी से मुकर गया है। उर्वा की बात ने जाहिदा बेगम और फरजाना की समात पर बम सा फोड़ दिया था। क्या बकवास है ये? और लड़की, तुझे हया ना आई इतना गंदा और झूठा इल्जाम मेरे शेरू पर लगाते हुए? फरजाना ने नफरत उगलती निगाहों से उर्वा को घूरा। आपा प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ। सलीम साहब ने उन्हें टोका। अरे जिनके दिल स्याह हों वो ऐसे ही दूसरों पर तोहमत लगाते हैं। सलीम मियाँ, इस सराफा को कुछ दे दिलाकर फारिग करो। ये मंगती है, लिख लो, दौलत की हवस में शेरू के पीछे पड़ी होगी। उर्वा फरजाना पुप्पो की बात सुनकर तड़प कर खड़ी हो गई। ए बुढ़ी औरत, जुबान संभाल कर। मुझे नहीं पता था शहरी का इतना खानदान इतना बैकवर्ड है, और मैं इल्जाम नहीं लगा रही। बुलाओ उससे, पूछो उससे कि मुझसे मंगनी की थी कि नहीं, शादी के सपने दिखाए थे कि नहीं। उर्वा चिल्लाई। आवाज नीची कर बेशरम, फरजाना ने उसे टोका। बेटा आप अभी अपने घर जाओ, आपकी बात मैंने सुन ली है। अब मुझे शहरयार की साइड की स्टोरी भी जाननी है, फिर मैं आपसे खुद राब्ता करूंगा। सलीम साहब ने बात खत्म की। सर आप मेरे रास्ते से हट जाएं, वरना, सवेरा ने गुस्से से कहा। वरना क्या? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? बोलो। वो उसके नजदीक आकर उसके चेहरे पर फूंक मारता हुआ बोला। ये सुनसान जगह है डार्लिंग, और इस वक्त वैसे भी सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में हैं। अब मैं अगर तुम्हें इधर से घसीटता हुआ भी ले जाऊं तो कोई नहीं बचा सकता। वो हंसकर उसके चेहरे को छूते हुए बोला। चट्टाख, सवेरा ने बिना सोचे समझे उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। डॉक्टर एंड्रयू ने सुख निगाहों से सवेरा को घूरा और उसका हाथ बड़ी बेदर्दी से पकड़ा। हेलो एना बेबी, ब्रैडली ने यूनिवर्सिटी पहुंचते ही एना को फोन मिलाया। हेलो ब्रैडली, इतनी सुबह कॉल की? खैरियत? एना जो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी फोन उठाकर बाहर निकलते हुए बोली। बस तुम्हारी याद आ रही थी। वो बड़े मजे से बोला। कभी पढ़ भी लिया करो रोमियो की औलाद। एना ने लताड़ा। तुम मौका दोगी तो ही पढ़ूंगा। उसे शरारत से उसे छेड़ा। मैंने कब रोका है तुम्हें? वो उलझी। पास आओगी तो तुम्हारी हार्ट रीडिंग करूंगा, वो आंख मारते हुए बोला। ब्रैडली, क्या बकवास करने के लिए फोन किया है? वो तब गई। अच्छा लीव द रोमांस, ये बताओ सवेरा आज यूनिवर्सिटी आ रही है? उसने सवाल किया। हाँ मैंने कल बॉस को कॉल की थी, वो खुद उसे ड्रॉप करेंगे। वो इत्मीनान से गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली। ठीक है, मैं बैक साइड चेक करता हूँ, वो डिपार्टमेंट का शॉर्टकट है। मैंने ही उसे दिखाया था, अच्छा है उसे वहीं से कैच कर लूंगा। वो तेजी से इमारत की पिछली तरफ बढ़ा। ओह माय गॉड, उसके मुंह से सामने का मंजर देखकर निकला। क्या हुआ? एना ने फौरी पूछा। उस खबीस डॉक्टर एंड्रयू ने अभी अभी सवेरा का रास्ता रोका है, लेकिन इस बार ये कमीना मेरे हाथों बचेगा नहीं। ब्रैडली ने दांत हिचकिचाते हुए कहा। ब्रैडली तुम फौरन पुलिस को फोन करो। एना परेशान हो गई। एना डियर, तुम फिक्र मत करो, मैं इसकी वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि पक्का सबूत मिल जाए और यूनिवर्सिटी उसे किक आउट कर दे स्टूडेंट को हरास करने के केस में। वो संजीदगी से बोला। अच्छा आइडिया है, लेकिन सुनो, सवेरा का चेहरा नहीं आना चाहिए, वो बदनाम हो सकती है। एना जल्दी से बोली।
जानता हूँ, डोंट वरी। ब्रेडली ने फ़ोन रखा और खुद दरख्तों की आड़ लेता हुआ करीब आ गया, जहाँ से एंड्रयू का चेहरा और आवाज़ साफ सुनाई और दिखाई दे रही थी। एंड्रयू की बढ़ती हुई जिसारतों को देखकर उसे पुलिस कॉल कर दी थी और अब फ़ोन कैमरा हाथ में लिए उसकी सिमत तेज़ी से बढ़ा। वो सवेरा का लैपटॉप लेकर यूनिवर्सिटी के अहाते में दाखिल हुआ। सवेरा उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। इतनी जल्दी ये लड़की किधर चली गई? वो बुड़बुड़ाया। चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला। इरादा सवेरा को कॉल करने का था। इसी वक़्त एक कोने से उसे तेज़ी से ब्रैडली निकलता हुआ दिखाई दिया। "ब्रैडली, हे मैन।" उसने आवाज़ लगाई, पर वो फ़ोन कानों से लगाए इमारत के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया था। शहरयार भी तेज़ी से उसकी सिमत बढ़ा। उसका इरादा ब्रैडली को सवेरा का लैपटॉप देने का था। थोड़ी ही दूर जाकर उसे ब्रैडली सेल फ़ोन से वीडियो बनाता हुआ दिखाई दिया और सामने का मंज़र देखकर उसकी आँखों में खून उतर आया। ब्रैडली तेज़ी से सवेरा की सिमत बढ़ा ही था कि उसके शाने पर किसी ने हाथ रखा। वो फ़ौरन पलटा और शहरयार को देखकर हैरान रह गया। "इस बास्टर्ड को मैं देखता हूँ, तुम वीडियो बनाते रहो और फ़ौरन यूट्यूब पर अपलोड कर दो, लेकिन सवेरा नज़र नहीं आनी चाहिए, अंडरस्टैंड?" ब्रैडली ने उसकी सुर्ख आँखों को देखते हुए इस बात में सर हिलाया। शहरयार उसे हिदायत देकर आगे बढ़ा। कदमों की आवाज़ सुनकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती सवेरा और एंड्रयू दोनों ने चौंक कर उसे देखा। आप आ गए?" वो उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि एंड्रयू ने उसे अपनी सिमत खींचा। ओह! बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भई। अभी तो बस हाथ ही पकड़ा था और हस्बैंड साहब खींचे चले आए। एंड्रयू उसे देखकर बोला, "तुम्हारी इतनी हिम्मत?" शहरयार फुंकारते हुए आगे बढ़ा और झटके से सवेरा का हाथ उसके हाथ से छुड़वाकर एक ज़ोरदार घूंसा उसके मुँह पर मारा। "मिस्टर शहरयार, कभी अपनी वाइफ से भी पूछो कि इसने क्यों मुझे दीवाना बनाया, क्यों मेरे दिल से खेला, और अब जब मुझ पर इसके हुस्न का जादू चढ़ चुका है तो ये बकवास बंद करो।" शहरयार ने एक ज़ोरदार पंच उसके चेहरे पर मारा। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुआ। "तुम जैसे उस्ताद माशरे का नासूर हैं, जो अपनी स्टूडेंट्स पर बुरी नज़र रखते हैं।" शहरयार फुंकारा। वो दोनों गुत्तम-गुत्ता हो चुके थे। सवेरा का चेहरा ज़र्द पड़ चुका था। वो सांस रोके शहरयार के चेहरे पर छाई चट्टानों से सख्ती को देखते हुए लरज़ रही थी, जब दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दीं। सामने ही पुलिस के साथ-साथ स्टूडेंट्स, टीचर्स का एक रेला दौड़ता चला आ रहा था, जो यकीनन ब्रैडली के वीडियो अपलोड करने की वजह से इस मामले से आगाह हुआ था। पुलिस ने डॉक्टर एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया था और अब ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करके उसे इंस्पेक्टर ने थाने भिजवा दिया था। "मिस्टर शहरयार, आप डीन ऑफिस आएँ, आपसे कुछ बात करनी है।" इंस्पेक्टर शीन उसके पास आकर बोला। "श्योर, आप चलें, मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ी देर तक आता हूँ।" शहरयार संजीदगी से बोला। ब्रैडली ने सब स्टूडेंट्स को वहाँ से हटा दिया था और खुद भी शहरयार को गुड लक का इशारा करते हुए डीन ऑफिस की तरफ रवाना हो गया था। शहरयार सबके जाने के बाद सामने खड़ी सवेरा की तरफ मुतवज्जे हुआ, जिसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था और जो अभी भी हल्के-हल्के लरज़ रही थी। वो काफ़ी हरासा और परेशान थी। "तुम इतनी खौफ़ज़दा क्यों हो?" शहरयार ने उसके ठंडे हाथ थामे। वो वो सवेरा से बोला तक नहीं जा रहा था। "वो गिरफ्तार किया जा चुका है और अब कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, ट्रस्ट मी," वो नरमी से बोला। सवेरा ने भीगी पलकें उठाकर अपने हमसफ़र की तरफ देखा, जो उसके सामने एक मज़बूत चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। एक वक़्त था कि वो उसे मामूली सी भी अहमियत देने को तैयार नहीं था, और आज उसकी परछाई बना, उसका मुहाफ़िज़ बना सामने खड़ा था। वो उसकी चाहत में गिरफ्तार हुआ था, तो सवेरा भी उसके इश्क में डूब चुकी थी। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का बीज दिल की सरज़मीन पर मज़बूती से नशोनुमा पा चुका था। मोहब्बत का लाफ़ानी जज़्बा इन दोनों को असीर कर चुका था। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?" वो उसकी निगाहों की तपिश से घबरा उठी। "चलो तुम्हारे डीन ऑफ़िस चलें," वो उसका हाथ थामते हुए बोला। डीन के ऑफ़िस में खासा रश लगा हुआ था। टीचर्स, स्टूडेंट्स के अलावा पुलिस इंस्पेक्टर और ब्रैडली भी उधर ही थे। वो सवेरा का हाथ मज़बूती से थामे बड़े मग़रूर बारोब अंदाज़ से चलता हुआ डीन की मेज़ के सामने पहुँचा। डीन ने बड़े एहतराम से उसे बैठने का इशारा किया। शहरयार ने कुर्सी घसीट कर सवेरा को बिठाया और खुद खड़ा रहा। "मिस्टर शहरयार, वी आर वेरी सॉरी, जो भी हुआ, मगर यकीन करें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी।" डीन ने बात शुरू की। "यूनिवर्सिटी एक्शन ले या ना ले, मैं उस बास्टर्ड को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए, इस बात को पुरयकीन बनाऊंगा," वो दो टोक लहजे में बोला। "मिस्टर शहरयार, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ यूट्यूब से वीडियो हटवा दें। यूनिवर्सिटी की इज़्ज़त का सवाल है। बाकी हम पर यकीन रखें, हम इस मामले पर डॉक्टर एंड्रयू को सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे।" डीन फैकल्टी ने गुजारिश की। "वेल, मैं इस पर सोचूंगा," वो बोलते-बोलते रुका। "मिस्टर शहरयार, काइंडली वीडियो डिलीट करवाएं, हम इस वीडियो को अदालत में इस्तेमाल करेंगे," आपके इंस्पेक्टर आगे बढ़ा। "ओके," शहरयार ने सर हिलाते हुए ब्रैडली को इशारा किया और खुद अलविदाई कलमात अदा करते हुए सवेरा को लेकर ऑफिस से बाहर निकल आया। "तुमने देखा, आज इस डॉक्टर की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई और तमाशा अलग बना," वो सुनसान राहदारी में रुकते हुए संजीदगी से बोला। "काश तुमने मुझसे कुछ ना छुपाया होता तो आज ये नौबत ना आती।" वो बला की हद तक संजीदा था। "मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सर इस तरह से इतनी बदतमीजी करेंगे," वो रोते हुए बोली।
जी, मिसेज़ शहरयार, बिल्कुल आपने तो कभी सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट आप तो सोचने-समझने की सलाहियतों से ही आ रही हैं और मैं तो जैसे मुकम्मल प्लानिंग करके आया था ना कि वो ज़लील इंसान तुमसे बदतमीज़ी करे और मैं उसकी ठुकाई लगाऊँ, सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा मुझे, वरना इस वक़्त अपने ऑफ़िस में बैठा मॉर्निंग कॉफ़ी एन्जॉय कर रहा होता, वो तंज़िया लहज़े में बोला। सवेरा उसका तंज़िया लहज़ा सुनकर सिसक उठी। हद होती है मकानापन की और बेतमादी की। ये शख्स तुम्हें इतने दिनों से डरा धमका रहा था और तुमने बताया मुझे बताया तक नहीं, उसका मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। कल आपको बताया तो था, वो आँसू पीते हुए बोली। मोहतरमा, कल आपने सिर्फ़ इतना कहा था कि ये आपको तंग करता है और तंग करने और हरास करने में वाज़िह फ़र्क होता है। वो तो शुक्र है मैं आ गया, वरना आपने तो उसके हाथों अगवा होने की ठान ली थी। वो शदीद गुस्से में बिभरा हुआ था। सवेरा दाँतों से होंठ काटते हुए अपने आँसू रोकने की कोशिश कर रही थी। प्लीज़ अब ये रोना शुरू मत करना, वरना यहीं किसी दरख्त से उल्टा लटका दूँगा तुम्हें, वो भिन आया। प्लीज़, मैं सॉरी कर रही हूँ ना। वो बेख्तियार होकर आगे बढ़ी और उसके कंधे से सर टिकाकर फूट-फूट कर रो पड़ी। एक तो बंदा शादी के बाद गुस्सा भी ढंग से नहीं कर सकता। उसे बुड़बुड़ाते हुए सवेरा को खुद से अलग किया। अच्छा, अब ये रोना-धोना बंद करो और आराम से अपनी बकाया क्लासेस अटेंड करो। फ़ारिग होकर कॉल कर देना, मैं ड्राइवर भेज दूँगा। वो नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए बोला। सवेरा इस बात में सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई, जहाँ ब्रैडली उसका इंतज़ार कर रहा था।